उसने एकदम से उछलते हुए एक नजर उस तरफ डाली। सामने सिद्धार्थ को खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। गुस्से में उसका चेहरा एकदम लाल नजर आ रहा था। मिस्टर कपूर, आप यहाँ? हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए वो बस इतना ही कह पाया। कमरे में आने से पहले ही सिद्धार्थ ने खुद को मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर कर लिया था। उसे उम्मीद थी अंदर का नजारा कुछ ऐसा ही होगा। सोनल आज यहाँ इस कमरे में, उसे चाहे जैसी भी हालत में मिले, होश में हो, नशे में हो, या चाहे कुछ गलत ही क्यों ना कर रही हो, वो बस उसे यहाँ से ले जाने के लिए आया था। इसीलिए उसने पहले ही बाकी लोगों से बाहर रुकने को कह दिया था। और अंदर आकर जब उसने ये नजारा देखा तो गुस्से के मारे उसकी मुट्ठियां पूरी तरह कस गई थी। सोनल बेड पर निढाल पड़ी थी। उसकी सांसें बेहद तेज चल रही थी और उसके बगल में लेटा ये ऑलमोस्ट नेकेड आदमी डेफिनेटली उसके साथ कोई अच्छा काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। गुस्से के साथ साथ एक टीस सी उसके दिल में उठी। उसे सोनल से ऐसे किसी धोखे की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसका सारा गुस्सा अपने सामने खड़े रचित सभरवाल पर फूट गया। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे बेड से दूर फेंक दिया। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? घबराहट में हांफते हुए सभरवाल चिल्लाया। हालांकि जहां वो गिरा था उस जगह भी एक मोटा सा कालीन बिछा हुआ था, मगर फिर भी इस भारी भरकम बॉडी के साथ गिरने से उसे चोट तो लगी ही थी। ऊपर से जब उसने सिद्धार्थ का इतना खतरनाक रूप, सुर्ख गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखा तो उसे अपने सामने मौत खड़ी नजर आने लगी थी। डर के मारे वो वहीं जमीन पर पड़े थर थर कांप रहा था। उसे बेड से दूर फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। तेजी से चलते हुए वो बेड तक पहुंचा जहां इस वक्त सोनल अपनी आंखें बंद किए पड़ी थी। गुस्से में भरी सिद्धार्थ की आवाज कमरे में गूंज गई। उसकी आवाज सुनकर सभरवाल और बुरी तरह घबरा गया था, मगर सोनल के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सोनल ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाते हुए सिद्धार्थ की शर्ट को पकड़ा और खींचकर धीमी आवाज में बोली, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सिद्धार्थ की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठाने की कोशिश की। सिद्धार्थ के हाथों के छुअन से उसे बहुत राहत मिल रही थी। उसने झट से अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। सिद्धार्थ उसके इस तरह छूने से बुरी तरह चौंक गया था। सोनल का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत बहुत ज्यादा था। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने एक बार और जोर से उसका नाम पुकारा, मगर सोनल कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थी। सोनल ने अपनी बड़ी बड़ी नशे से बोझिल पलकों को खोलने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लगी। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। एक ही झटके में सिद्धार्थ को पूरी बात समझ में आ गई। इससे पहले कि वो अपने कपड़े उतार दे, उसने झट से बेड पर पड़ी चादर को उठाकर उससे सोनल को अच्छी तरह कवर कर दिया। उसके बाद वो रचित सभरवाल की तरफ पलटा जो अभी तक जमीन पर पड़ा था। उसकी तरफ देखते हुए सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया था। रचित सभरवाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे टच देने की? सिद्धार्थ गुस्से से भरकर चिल्लाया। उसका गुस्सा देखकर सभरवाल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि घबराहट में उसका मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। मैंने नहीं, उसने नामे से हिलाते हुए बोलने की कोशिश की। लड़कियां तेरी कमजोरी है, ये बात मैं पहले से जानता था, लेकिन तू इस हद तक भी गिर सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं, ये मैंने नहीं किया ये। रचित सभरवाल ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, मगर सिद्धार्थ उसके मुंह से एक भी एक्सप्लेनेशन सुनने के मूड में नहीं था। उसने गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसके सीने पर एक जोरदार लात जमा दी। सभरवाल को ऐसा लगा जैसे उसके सीने के अंदर ही सिद्धार्थ ने उसके दिल को कुचल दिया है। उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर आने लगा था, मगर इतने से भी सिद्धार्थ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब उसने देखा सभरवाल एकदम से हेल्पलेस होकर जमीन पर पड़ा है तो तेजी से चलते हुए वो उसके पास आ गया। अपने हाथों से उसने झपट कर उसके बाल पकड़ लिया और बालों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। इतनी देर से उसकी कसी हुई मुट्ठियां जैसे इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। एक के बाद एक लगातार वो उसके चेहरे पर अटैक किए जा रहा था। मिस्टर कपूर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। सभरवाल ने दर्द से कराहते हुए बड़ी ही मुश्किल से कहा। सिद्धार्थ ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि अब उसमें खड़े होने तक की ताकत नहीं बची थी। अब अगर तुमने अपने मुंह से एक भी वर्ड और बाहर निकाला ना तो इस कमरे से बाहर तेरी लाश जाएगी, समझा तू? कहते हुए सिद्धार्थ उसे पहले से भी ज्यादा तेजी से और जोर जोर से पंच करने लगा, जैसे ये उसकी बॉडी नहीं कोई पंचिंग बैग हो। रचित सभरवाल को अब तक कपूर इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उसके साथ काम करने वाले लोगों से उसने सुना जरूर था कि वो एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड और मूडी किस्म का आदमी है। लेकिन वो इतना बड़ा सनकी और शॉर्ट टेम्पर्ड बिजनेसमैन निकलेगा कि उसने कभी नहीं सोचा था। जितने बुरे तरीके से सिद्धार्थ उसे पीट रहा था उसे देखकर अब सभरवाल को भी यही लगने लगा था कि शायद सचमुच आज इस कमरे से बाहर उसकी लाश ही जाएगी। सिद्धार्थ की धमकी सुनने के बाद तो उसके अंदर अब उसे रोकने तक की भी हिम्मत नहीं बची थी। सो चुपचाप बड़े बड़े वो उसके 2.5 किलो के पंचेस को अपने फेस पर खाता रहा। आज तक मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और तूने सोनल को हाथ लगा दिया। How dare you? उसे मार कर जब सिद्धार्थ का हाथ दर्द हो गया था तो उसने वापस जमीन पर उसे फेंक दिया। सभरवाल का पूरा चेहरा इस वक्त खून में डूबा हुआ था, मगर इतना मारने के बावजूद भी उसका मन नहीं भरा था। सो उसने उसे 2 जबरदस्त लात जमा दी। दर्द के मारे सभरवाल कराहने लगा था। अपने घुटनों में अपना चेहरा छिपाते हुए वो दर्द को किसी तरह बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। मेरे आदमी, तुमसे जो कुछ भी पूछे उसका एकदम सही जवाब दे दो। ध्यान रहे मुझे दोबारा अपने हाथों को तकलीफ देने की जरूरत ना पड़े, वरना उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ खुद तुम्हें होगी, समझे तुम? कहते हुए सिद्धार्थ ने एक और जोरदार लात उसकी पीठ पर जमा दी। उसे दर्द से तड़पता छोड़कर वो तेजी से सोनल की तरफ पलटा। अब तक सोनल ने गर्मी से परेशान होकर उस चादर को दूर फेंक दिया था। सिद्धार्थ ने दोबारा चादर उठाई और सोनल को उसने सिर से लेकर पैर तक एकदम अच्छी तरह से कवर कर दिया। जब वो
पूरी तरह शॉक हो गया कि सोनल की बॉडी का एक भी पार्ट बेडशीट के बाहर विजिबल नहीं है, तो उसे अपने हाथों में उठाए वो तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। बाहर खड़े लोगों ने जब ये नजारा देखा तो एकदम से सरप्राइज हो गए थे। सबकी आंखों में हजारों सवाल देखकर सिद्धार्थ वहां एक पल के लिए रुका और फिर तुरंत रोहित की तरफ मुड़ते हुए बोला, अंदर जो आदमी है उसे उसकी सही जगह पर ले जाओ। आई डोंट थिंक मुझे कुछ और कहने या समझाने की जरूरत है। सिद्धार्थ से उलझने वालों को सिद्धार्थ सिर्फ पीट कर छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अभी तो रचित सभरवाल के साथ बहुत कुछ होना बाकी था। ओके सर, आई विल हैंडल दिस, रोहित ने उसका इशारा समझते हुए कहा। उसके बाद सिद्धार्थ ने होटल मैनेजर की तरफ पलटते हुए कहा, आई होप आज रात की सीसीटीवी फुटेज किसी और को देखने को कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बातें अगर यहीं तक रहे तो हम सबके लिए बेहतर होगा। आपने आज मेरी जो हेल्प की है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो प्लीज कॉन्टैक्ट। आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। सिद्धार्थ की BMW इस वक्त तूफानी रफ्तार से सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। लगातार वो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता जा रहा था और इस वक्त उसकी कार 180 की स्पीड में दौड़ रही थी। रात का वक्त होने की वजह से सड़कें लगभग सुनसान ही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर इस वक्त सोनल पड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने उसे जिस बेडशीट में लपेटा हुआ था वो उसने एक बार फिर से उठाकर फेंक दिया था। उसे बेहद तेज गर्मी लग रही थी। गर्मी के कारण उसका गला सूख रहा था। सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक साथ हजारों मधुमक्खियों ने काट खाया हो और फिर उसे तड़पने के लिए किसी तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। मेरा गला सूख रहा है। पानी चाहिए। सोनल बहुत धीमी आवाज में बोल रही थी, मगर कार में इतनी शांति थी कि सिद्धार्थ को उसकी हल्की से हल्की आवाज भी एकदम क्लियर सुनाई पड़ रही थी। उसकी आवाज से सिद्धार्थ बुरी तरह इरिटेट हो रहा था। स्टीयरिंग पर उसका हाथ घिस गया था, मगर फिर कुछ सोचकर उसने प्यार से जवाब दिया, बस कुछ देर और, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। सब ठीक हो जाएगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा सोनल, सब ठीक हो जाएगा, ओके? सोनल को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ की आवाज से अट्रैक्ट होकर वो उसके पास जाने के लिए मचलने लगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो सीट से उठ गई और ड्राइवर सीट के साथ जाकर चिपक गई। सीट के पीछे से ही उसने सिद्धार्थ को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। सिद्धार्थ को उससे इस तरह की किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, मगर इसने उसके गुस्से को और बढ़ाने का ही काम किया। ये बेवकूफों जैसी हरकतें करना बंद करो और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए सोनल का हाथ अपनी बॉडी पर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर सोनल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हटने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ते हुए वो सिद्धार्थ के चेहरे और गले पर अपना हाथ फेरने लगी। ऐसा करके उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैंने कहा दूर रहो मुझसे। सिद्धार्थ परेशान होकर उसके ऊपर चिल्लाया। सिद्धार्थ की नाराजगी देखकर सोनल अब थोड़ी अपसेट होने लगी थी। मुझे गर्मी लग रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है सिद्धार्थ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कहते हुए उसने सिद्धार्थ के कंधे पर अपना सिर रखते हुए उसके गालों से अपने गाल सटा दिए। सिद्धार्थ से उसका यह अजीब बर्ताव और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बार बार छूने से वो इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था कि गाड़ी भी उसके कंट्रोल से बाहर होकर एक तरफ लहरा गई। उसके पीछे वाली गाड़ी ने भी उससे इरिटेट होकर उसे 3-4 हॉर्न देते हुए वार्न करने की कोशिश की। आखिर इरिटेट होकर सिद्धार्थ ने सोनल को पीछे की तरफ धक्का मार दिया और उसे खुद से दूर किया। सिद्धार्थ ने रिव्यू मिरर में देखते हुए उसे डांटा। ओके, मगर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सिद्धार्थ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सोनल ने एकदम सैड होते हुए कहा और बैक सीट पर जाकर लड़खड़ाती हुई बैठ गई। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी अभी एक बड़ी मुसीबत उसके पास से होकर निकल गई है, मगर असल मुसीबत तो अब शुरू हो गई थी। उसने रियर व्यू मिरर पर नजर डाली और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वाला शॉक लग गया। पीछे बैठी बैठी सोनल अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी कि नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। घबराहट में वो जोर से चिल्लाया, What are you doing? Don't strip, damn it! मगर सोनल ने उसकी कोई परवाह नहीं की। ये अलग बात है कि काफी कोशिश के बाद भी वो अपने कपड़े नहीं उतार पा रही थी और उसी में उलझ कर रह गई थी। मगर सिद्धार्थ की डांट और अपनी बेबसी पर उसे रोना जरूर आ रहा था। मुझे गर्मी लग रही है सिद्धार्थ, मुझे गर्मी लग रही है। कहते हुए वो रोने लगी। क्या करूं मैं इस लड़की का? गुस्से में सिद्धार्थ ने अपनी स्टीयरिंग व्हील पर ही एक पंच लगा दिया। आज जिंदगी में पहली बार वो खुद को इतना हेल्पलेस फील कर रहा था। कुछ सोचकर उसने गाड़ी वापस घुमा दी। अब हॉस्पिटल की बजाय उसकी गाड़ी अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ रही थी। सोनल को अपनी बाहों में उठाए हुए ही सिद्धार्थ ने डोर पासवर्ड एंटर किया। अंदर आकर उसने अपने पैरों से डोर क्लोज कर दिया। सोनल को होश ना के बराबर था, इसलिए सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों में उठाए हुए ही सीढ़ियां चढ़ने लगा। गर्मी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। गर्मी से परेशान होकर सोनल लगातार धीमी आवाज में बोले जा रही थी। इस वक्त उसका मन हो रहा था कि किसी भी तरह सिद्धार्थ की बाहों से छूटकर किसी ठंडे पानी के तालाब में छलांग लगा दे, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बहुत ही संभाल कर मजबूती से पकड़ा हुआ था। सोनल जब उसकी पकड़ से छूट नहीं पाई तो वो उसके और करीब चिपक गई। अपने सिर को सिद्धार्थ के सीने से लगाते हुए उसे कुछ ठंडक महसूस हो रही थी। उसे इस तरह काफी राहत महसूस हुई तो उसने सिद्धार्थ की पूरी बॉडी पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। सोनल के मुकाबले सिद्धार्थ का बॉडी टेम्परेचर काफी कम था, इसीलिए उसे
काफी राहत महसूस होने लगी थी, मगर उसकी इस हरकत से सिद्धार्थ इरिटेट हो रहा था। स्टॉप इट सोनल, सोनल स्टॉप इट, क्या कर रही हो? सिद्धार्थ ने उसे तेज आवाज में डांटा, मगर इससे सोनल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की ही तरह सिद्धार्थ की पूरी बॉडी को यहाँ से वहां तक टच करती रही। उसकी हरकतों से तंग आकर सिद्धार्थ ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ सोनल के रूम में आ गया। उसने एक जोरदार किक मारकर उसके रूम का डोर ओपन किया और जल्दी से सोनल को बेड पर लिटा दिया। उसे लिटाने के बाद जैसे ही वो वहां से जाने लगा, सोनल ने अपनी दोनों बाहें उसके गले के चारों ओर लपेट दी। परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मगर सोनल की हालत ऐसी थी कि उसके ऊपर गुस्सा करने का भी कोई फायदा नहीं था। सो उसके ऊपर हल्के से झुकते हुए उसने नरम आवाज में उससे कहा, सोनल, तुम्हें प्यास लगी है राइट? तुम बस बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ओके? मगर उसकी बात पूरी होते ही उसे अपने होठों पर कुछ अलग ही एहसास हुआ। एक बहुत ही प्यारा सा, सॉफ्ट सा और गर्माहट से भरा एहसास। उसकी आंखें ये देखकर हैरानी से फैल गईं। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सोनल उसे किस कर रही थी। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। बिना पलके झपकाए वो बस एकटक सोनल का चेहरा देखे जा रहा था, जो बिना किसी बात की परवाह किए पेशेंटली उसे किस किए जा रही थी। सिद्धार्थ और सोनल को एक साथ रहते हुए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, ना ही इतने दिनों में वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ पाए थे। मगर ये दूसरी बार था जब सिद्धार्थ पूरे होशो आवाज में था और सोनल उसे किस कर रही थी। इससे पहले जब वो दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे और सिद्धार्थ ने उसे परेशान करने के लिए बेहोश होने की एक्टिंग की थी, तब उसे सीपीआर देने के लिए सोनल ने उसे किस किया था। मगर आज सिचुएशन अलग थी। आज सोनल ड्रग्स के नशे में थी और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, सोनल ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मगर सिद्धार्थ को उसकी एक एक बात क्लियर सुनाई पड़ रही थी। सोनल की बात सुनकर सिद्धार्थ की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसने फोर्सफुली खुद को सोनल की पकड़ से आजाद कर लिया और एक झटके से सोनल से 2 कदम दूर हट गया। फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम मुझसे क्या कह रही हो सोनल? मगर सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया और बस बेचैनी से बिस्तर पर यहाँ वहाँ हाथ पैर मारती रही। सिद्धार्थ आज पहली बार खुद को इतना हेल्पलेस फील कर रहा था। बेचैनी और हताशा से भरकर उसने सोनल के ऊपर एक नजर डाली। सोनल का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था और वो आंखें बंद किए बेचैन सी बेड पर पड़ी थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें चमक रही थी। गहरी सांसें लेते हुए बार बार उसके होंठ खुलते और बंद होते जा रहे थे। उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी जैसे पानी के बाहर आने के बाद किसी मछली की होती है। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ भी बुरी तरह तड़प रहा था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। हालांकि उसे इस बात की खुशी भी थी कि होटल के उस कमरे में सोनल के साथ कुछ भी गलत होने से पहले ही वक्त रहते वो वहां पहुंच गया था, वरना आज न जाने क्या हो जाता। उसे बेचैनी से करवटें बदलते देखकर सिद्धार्थ ने फिर से उसे जोर से डांट लगाई, हिलना बंद करोगी तुम? भले ही सोनल होश में नहीं थी, मगर फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसे बुरी तरह डांट रहा है। वो पहले ही परेशान थी, ऊपर से सिद्धार्थ की डांट से और भी ज्यादा अपसेट हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक सिद्धार्थ बुरी तरह परेशान हो चुका था, मगर ना वो सोनल की हेल्प कर पा रहा था, ना उस पर गुस्सा कर पा रहा था। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने दिल में दबाए हुए उसके मुंह से बस एक गहरी सांस निकल गई। सोनल को सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सिद्धार्थ की शर्ट के कोने को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर वो फिर से उसके चेहरे के करीब आ गई थी। उसका मन बार बार उसे कह रहा था कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, मगर उसकी बॉडी उसके दिमाग की बात को सुनने से इनकार कर रही थी। सही या गलत के बारे में सोचने के लिए उसका जिंदा रहना भी जरूरी था। अगर आज उसने ऐसा नहीं किया तो शायद अपने अंदर की इस गर्मी और प्यास से ही तड़प तड़प कर वो यही दम तोड़ देगी। एक बार फिर उसने सिद्धार्थ को अपने करीब खींच लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगी। सोनल ने इससे पहले कभी किसी को भी किस नहीं किया था, तो इस मामले में वो बेहद अनाड़ी थी। मगर ड्रग्स के कारण उसने इतनी हार्ड और पेशेंट तरीके से सिद्धार्थ को किस किया था कि सिद्धार्थ चाह कर भी उससे अपना मुंह नहीं मोड़ पा रहा था। धीरे धीरे अब वो भी टूटने लगा था। उसके दिल और दिमाग के बीच अब एक जंग शुरू हो गई थी। दिल कह रहा था कि उसे सोनल का साथ देना चाहिए, मगर दिमाग उसे उससे दूर होने की हिदायत दे रहा था। मगर फिर उसके दिल से एक आवाज आई, ये तो क्या कर रहा है सिद्धार्थ? खुद अपनी ही वाइफ से मुंह मोड़ने की सोच रहा है। ये लड़की जो आज तेरे सामने बड़ी तड़प रही है वो कोई और नहीं बल्कि तेरी वाइफ है। शादी की है तूने इससे, इसे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है तूने। इसकी हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया है, तो फिर तू आज अपनी बात से कैसे पलट सकता है? इसके साथ हर वो चीज करने का हक तुझे है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। यहाँ तक कि इसे प्यार करने का भी हक है तुझे। आज जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तू उसे ऐसी हालत में छोड़कर जाना चाहता है। इतना सब सोचने के साथ ही सिद्धार्थ ने अपने मन को मजबूत किया और तुरंत सोनल के करीब आते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। हर गुजरते पल के साथ वो उसके करीब और करीब आता जा रहा था। मगर जब उन दोनों के चेहरों के बीच महज इंच भर का फासला रह गया तो सिद्धार्थ की आंखों के सामने उस रात का नजारा घूम गया जो उसने नशे की हालत में सोनल के साथ होटल ड्रीम पैलेस में गुजारी थी। सोनल ने उसे उस रात नमम समझ लिया था। कहीं आज भी वो उसे कोई और तो नहीं समझ रही है। ये सोचकर घबराहट में उसने सोनल को तुरंत खुद से दूर कर दिया। उसने एक नजर सोनल के चेहरे की तरफ डाली और बेचैनी से सोनल की दोनों बाहें पकड़ते हुए उससे पूछा, सोनल सोनल कौन हूं मैं? हाँ कौन हूं मैं? हाँ। सिद्धार्थ को इस सवाल का जवाब हर हाल में चाहिए था। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं है। जितनी तकलीफ में इस वक्त सोनल थी ना,
उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ को भी उतना ही दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना उसकी मर्जी जाने उसके करीब नहीं आना चाहता था। नशे की हालत में ही सही, मगर कम से कम सोनल को पता तो होना चाहिए कि वो इस वक्त किसके साथ है और क्या कर रही है। अगर होश में आने के बाद वो इस बात के लिए सिद्धार्थ से नफरत करने लगेगी तो सिद्धार्थ चाहे कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे, मगर उसे तो यही लगेगा ना कि सिद्धार्थ ने उसके नशे में होने का फायदा उठाया है। और अगर सोनल की बात छोड़ भी दी जाए तो भी सिद्धार्थ का मन उसे इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा था कि बिना सोनल की मर्जी के वो उसके जरा सा भी करीब जाए। It's hot, so hot, please help me, so hot, please help me, please help me। सिद्धार्थ ने बेबसी से एक बार सोनल के ऊपर नजर डाली और इस बार उसे झकझोरते हुए जरा तेज आवाज में पूछा, जवाब दो सोनल, कौन हूँ मैं? हाँ, जवाब दो। उसके झकझोरने से सोनल ने हल्के से अपनी आंखें खोली, मगर उसे कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, जवाब दो मुझे। कौन हूँ मैं सोनल, कौन हूँ? हाँ, सिद्धार्थ ने इस बार और तेज आवाज में पूछा। उसके चिल्लाने से परेशान होकर सोनल ने कोशिश करके धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम सिद्धार्थ हो, कहते हुए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अपने सीने पर से उसे एक बोझ सा हटता हुआ महसूस हो रहा था। साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि कम से कम सोनल को पता तो है कि वो इस वक्त किसके साथ है। उसने एक बार और पूछा, फिर से कहो, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? तुम सिद्धार्थ हो। सोनल के चेहरे की तरफ देखते हुए अब सिद्धार्थ के चेहरे पर एक प्यार भरी स्माइल आ गई थी और इस बार सोनल के करीब जाने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाया। कमरे की खुली खिड़की से होकर हल्की हल्की ठंडी हवा कमरे के अंदर आ रही थी। हल्की चांदनी की मध्यम रोशनी में अब वो दोनों धीरे धीरे एक होने लगे थे। पूरी दुनिया से बेखबर सिद्धार्थ और सोनल एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक डोरबेल बजने की आवाज से पूरा घर गूंजने लगा, डिंग डोंग। मगर अंदर से कोई जवाब ना पाकर बाहर खड़े शख्स ने दोबारा डोरबेल बजा दिया। इस बार लगातार बेल बजाने की आवाज घर में गूंजने लगी, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। बार बार डोरबेल बजने से इरिटेट होकर सिद्धार्थ सोनल से अलग हो गया। उसकी सांसें एकदम तेज चल रही थी। बेड से उठते हुए उसने एक बार सोनल की तरफ देखा, जो उसके अचानक उठ जाने से थोड़ी नाराज लग रही थी। कौन कम वक्त आ गया अब इस वक्त। बाहर जो कोई भी खड़ा था उसे मन ही मन गालियां देते हुए सिद्धार्थ ने अपने कपड़े सही किए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और सोनल को बेडशीट से कवर कर दिया। डिंग डोंग डिंग डोंग। अब भी लगातार डोरबेल बजने की आवाज आ रही थी। अरे आ रहा हूँ यार, बेल बजा बजाकर पूरा घर से पे उठा रखा है, कहते हुए गुस्से में सिद्धार्थ ने जाकर डोर ओपन किया। सामने बेचैनी से हाथ में अपना मेडिकल किट पकड़े अमन खड़ा था। डोर ओपन होते ही वो एकदम से धड़धड़ाता हुआ अंदर आ गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया ना। खुद तूने मुझे फोन करके बोला कि अर्जेंटली मैं तेरे पास आऊं, तेरे लिए मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ आया हूँ और तू उल्टा मुझे पर नाराज हो रहा है। अमन ने नाराजगी से उसे देखते हुए कहा, जो अब डोर लॉक कर रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शक भरी आवाज में पूछा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। क्या कर रहा था तू? पतंग उड़ा रहा था। अब अपनी जासूसी बंद करेगा तू? सिद्धार्थ ने झल्लाकर उसके पीछे आते हुए कहा, अपना हुलिया देखा है तूने? आज से पहले कभी तुझे ऐसे तो नहीं देखा मैंने। पूरे कपड़ों की ऐसी तैसी हो रखी है और बाल बाल कम और चिड़िया का घोंसला ज्यादा नजर आ रहे हैं। तू सो रहा था या रेसलिंग कर रहा था? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हल्की सी खांसी आ गई। बिना अमन से नजरें मिलाए वो दूसरी तरफ देखने लगा। अमन की आंखें एकदम हैरानी से फैल गई। उसने हड़बड़ाकर एक नजर ऊपर की तरफ डाली और फिर अपनी एक आंख दबाते हुए बोला, लगता है मेरी कोई जरूरत नहीं रह गई अब, तूने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। सिद्धार्थ ने मन ही मन उसे गालियां देते हुए कहा, अगर थोड़ी देर और नहीं आता तो जरूर ऐसा होता, मगर क्या परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारी इस कमीने ने। हमेशा कबाब में हड्डी बनता रहेगा ये। अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से ऊपर चल, कहते हुए सिद्धार्थ तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। अमन भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। सोनल के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने डोर नॉब को पकड़ा, मगर फिर कुछ सोचते हुए तुरंत पलटकर अमन से बोला, अब मैं पहले अंदर जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमन ने हल्की सी हंसी के साथ उसे जवाब दिया और चुपचाप बाहर ही खड़ा हो गया। ओके, कहते हुए सिद्धार्थ ने धीरे से डोर ओपन किया और अंदर आ गया। उसने डोर लॉक नहीं किया, मगर उसे इस हद तक बंद जरूर कर दिया था कि अंदर की कुछ चीजें अमन को नजर न आई और अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसे उम्मीद थी। सोनल ने अब तक अपने ऊपर पड़ी बेडशीट को उठाकर दूर फेंक दिया था। सिद्धार्थ ने मन ही मन अपने दिमाग की तारीफ की जिसने सही टाइम पर उसे अमन को कमरे के बाहर रहने की सजेशन दी थी। उसने जल्दी से सोनल के कपड़े ठीक किए और उसे वापस बेडशीट से कवर कर दिया। जब सब कुछ सही हो गया तो उसने अमन को आवाज दी, अंदर आ जाओ। कितना वेट कराया यार तूने, कहते हुए अमन ने रूम के अंदर कदम रखा, मगर सोनल को देखते ही तुरंत उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसका पूरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया था
और वो परेशानी में बेड पर हाथ पांव मारते हुए इधर उधर करवटें बदल रही थी। ओ ओ ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। सिद्धार्थ भी उसकी हालत देखकर बेचैनी से बोला, जो करना जल्दी कर यार, मुझसे अब इसकी हालत और नहीं देखी जा रही है। अमन अब तक तो मजाक के मूड में था, लेकिन सोनल की हालत देखकर अब वो भी एकदम सीरियस हो गया था। उसने तुरंत अपनी मेडिकल किट खोली और सोनल को देने के लिए दवा तैयार करने लगा। सिद्धार्थ चुपचाप उसे इंजेक्शन तैयार करते हुए देख रहा था। अमन ने जब वो इंजेक्शन सोनल को लगाया तो सिद्धार्थ की मुट्ठियां कस गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस इंजेक्शन को वो अपनी बॉडी पर महसूस कर रहा था। अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए उसने सिगरेट निकाल ली, मगर उसे सुलगाने से पहले उसकी नजर बेड पर बेसुध पड़ी सोनल के ऊपर चली गई और उसके हाथ रुक गए। सिगरेट को वापस अपनी पॉकेट में डालते हुए उसने पूछा, अब बस इस एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी ये? अमन ने खाली हो चुकी सिरिंज को ट्रैश में डालते हुए कहा, आई होप सो। व्हाट डू यू मीन बाय आई होप सो? सिद्धार्थ ने नाराज होते हुए पूछा। जो कुछ भी है मुझे ठीक ठीक बताओ, सब कुछ जानना है मुझे। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अमन ने गहरी सांस लेते हुए उससे पूछा। ओके फाइन। सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर अपनी नजरें घुमा ली। इस वक्त सिवा अमन पर भरोसा करने के उसके पास और कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं था। अमन ने ना जाने सोनल को कौन सी दवाएं दी थी, उसने एकदम से किसी जादू की तरह असर किया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर सोनल की बेचैनी कम हो गई। अब उसकी सांसें भी नॉर्मल होने लगी थी। नाउ हैप्पी? अमन ने एक नजर सिद्धार्थ की तरफ डालते हुए कहा और अपना मेडिकल किट वापस समेटने लगा। सोनल को नॉर्मल होता हुआ देखकर अब सिद्धार्थ भी रिलैक्स होने लगा था। डोंट वरी, शी विल बी फाइन, ओके? मैंने उसे नींद का इंजेक्शन भी दे दिया है। कुछ देर तक आराम करेगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अमन ने रूम से बाहर निकलते हुए कहा। क्या लगता है तुझे, सोनल को ये ड्रग किसने दिया होगा? अमन ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उससे पूछा। वो दोनों इस वक्त सिद्धार्थ के लिविंग रूम में सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। अब तक तो मुझे भी नहीं पता, मगर मैं बहुत जल्द उसका पता लगा लूंगा, सिद्धार्थ ने गुस्से में कसमसाते हुए जवाब दिया। वो जो कोई भी था, आज उसकी वजह से किसी ने गलत इरादों के साथ उसकी वाइफ को छूने की कोशिश की थी और ये बात सिद्धार्थ के बर्दाश्त के बाहर थी। अमन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सोनल को जो ड्रग दिया गया है वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी। जब तूने उसकी इतनी बुरी हालत देखी तो तुझे तभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। तुझे पता भी है इन चंद घंटों में मैंने क्या क्या झेला है। हॉस्पिटल ही लेकर जा रहा था मैं उसे, मगर इसकी हरकतें देखकर मैंने गाड़ी वापस घर की तरफ घुमा ली और फिर वहां हॉस्पिटल में अनजान लोगों के सामने सोनल को न जाने कैसे कैसे लोगों की नजरें और सवालों का सामना करना पड़ता। ये सोचा है तूने? और फिर मुझे लगा कि जब घर में ही है छोरा तो बाहर क्यों पीटूं इस बात का ढिंढोरा, और मैंने तुझे कॉल करके यहाँ बुला लिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर अमन को हल्की सी हंसी आ गई थी। तू नहीं चाहता था ना कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाएं? यार जब से लड़की तेरी जिंदगी में आई है तू कितना बदल गया है ना। मैं बदल गया हूँ, सिद्धार्थ ने भी हंसते हुए कहा। आई डोंट थिंक सो। रियली? अमन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। जिस सिड को मैं जानता था उसे अपने अलावा शायद ही कभी किसी और की परवाह होती थी, मगर अब तू एक अनजान लड़की जो अभी अभी तेरी लाइफ में आई है उसकी इतनी केयर करने लगा है। नाउ दैट्स द चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। क्या सचमुच अमन की बात सही है? उसे सोनल की परवाह है, मगर इतनी आसानी से वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो अब अननोन नहीं है, मेरी वाइफ है अब वो। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो उससे मेरी इमेज खराब होगी। दैट्स व्हाट आई केयर फॉर, नथिंग एल्स। उसकी नासमझी पर अब अमन को हंसी आने लगी थी। नथिंग एल्स? सचमुच ऐसा है? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से उसे देखते हुए पूछा। व्हाट एल्स कुड इट बी? हाँ, जो बोलना है साफ साफ बोलना। एज यू विश। अब तू मुझे फोर्स कर ही रहा है तो मैं साफ साफ ही बोल रहा हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं जानता? अरे बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए हैं हम दोनों। चल अगर मान भी लिया कि तू उसे उस होटल में बचाने के लिए सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वो तेरी वाइफ है, लेकिन उसके बाद क्या? अगर तुझे उसे सिर्फ बचाना ही होता तो वहां से उसे निकालने के बाद तू उसे किसी भी हॉस्पिटल में छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने मुझे कॉल करके सारी जरूरी दवाएं यहाँ पर अपने घर पर मंगवाई। इसका क्या मतलब समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। इसका मतलब ये है कि तूने ये सब अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए नहीं किया है, बल्कि तुझे इस बात की परवाह ज्यादा थी कि जब लोग सोनल को ऐसी हालत में देखेंगे तो उसके बारे में गलत सोचेंगे, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठेगी, ना जाने उसे कितने लोगों के मुंह से क्या क्या सुनना पड़ेगा। तो बेसिकली तुझे अपनी नहीं, तुझे सोनल की परवाह थी मेरे दोस्त। अमन की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से स्पीचलेस हो गया था। क्या सच में अमन जो कह रहा था वो सही था? अपनी बात का असर होते देखकर अमन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो आज शायद सोनल को मेरी दवाइयों की भी जरूरत नहीं थी। अगर मुझे आने में थोड़ी सी देर और हो जाती तो शायद तू खुद ही सब कुछ संभाल लेता। Am I right? You know what? तू भले ही कभी कभी प्लेबॉय जैसी हरकतें कर ले, किसी लड़की के साथ मस्ती मजाक करने तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे तूने कभी किसी लड़की के साथ अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। खासकर किसी की हेल्प करने के लिए अपनी बॉडी का यूज करना तो इम्पॉसिबल। What the hell are you talking about? सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए सोफे पर से क्वेश्चन उठाते हुए अमन के ऊपर ती मारा, जिसे बड़ी फुर्ती से अमन ने पकड़ लिया। Am I using my body? इसकी जगह कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर लिए होते तूने। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक आवाज से उठ रही थी, सही तो कह रहा था अमन। अगर आज उसे आने में थोड़ी भी देर हुई होती ना तो आज वो सोनल को अपनी पत्नी होने का पूरा हक दे चुका होता, हर वो प्यार और अधिकार जिसकी वो पूरी हकदार थी। मगर क्यों? उसने तो शादी के वक्त ही पूरी तरह क्लियर कर दिया था ना कि वो बस नाम के लिए ही मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर होगी, वो उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। तो
फिर आज अचानक उसे क्या हो गया था? फोन बजने की आवाज से सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने कॉल रिसीव किया और सामने वाले की बात सुनने के बाद तुरंत फोन रख भी दिया। उसकी आंखों में वापस गुस्सा नजर आने लगा था। अब किसका फोन था? अमन ने पूछा। रोहित का। तो सभरवाल ने सब कुछ उगल दिया है, मुझे अब जाना होगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा था, मगर उसके होठों पर गुस्से से भरी एक मुस्कान भी आ गई थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार के छिपने की जगह का पता चल गया हो और अब बस वो उसे मारने की आखिरी तैयारियों में लगा हो। अमन ने जब सिद्धार्थ को गुस्से में देखा तो उसने उससे पूछा, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ ना, I'll do it myself। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। जैसा तुझे ठीक लगे, कहते हुए अमन सोफे से उठ गया। उसने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी कहा उस पर एक बार जरूर सोच कर देखना। मैं और विनय दोनों ही इस बात से बहुत खुश हैं कि तू अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलने लगा है। सच में तू बहुत लकी है जो तुझे सोनल जैसी लड़की मिली है। मुझे तो हैरानी होती है कि कैसे वो तेरे गुस्से को झेल लेती है, वरना इतने सालों तक तुझे दीवानों की तरह एक ही लड़की को चाहते देखकर मैं तो बिल्कुल पक गया था। सीरियसली, वो भी एक ऐसी लड़की जिसे तेरी परवाह ही नहीं थी। Just shut up। सिद्धार्थ को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि अमन फिर से अनन्या का टॉपिक छेड़ देगा। सोनल के आने के बाद से वो उसे याद भी नहीं करना चाहता था। उसकी नाराजगी देखकर अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई थी। जो कल था उसे कभी अपने आज पर हावी मत होने देना। You are really a perfect couple। कहते हुए उसने अपने कपड़े सही किए और अपनी मेडिकल किट उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ओके, अब मैं चलता हूँ। तूने तो ड्यूटी के बीच से बुलवा लिया था। मेरा एक फ्रेंड मेरी शिफ्ट संभाल रहा है, वापस जाकर मुझे अभी नाइट शिफ्ट भी करनी है। So what's the big deal? रात रात भर जागकर काम करने के बाद भी एक एक पैसे का मोहताज है तू। अब तो तेरे चेहरे पर भी ट्विंकल्स आने लगे हैं। अब भी टाइम है अपनी ये समाज सेवा छोड़कर मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर ले। सिद्धार्थ ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मगर इस बार अमन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। किसी की जान बचाने से बड़ी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। और इस बात के लिए उसकी आंखों में जो प्राउड फीलिंग नजर आ रही थी ना, उसे सिद्धार्थ भी महसूस कर सकता था। डोर ओपन करते हुए वो सिद्धार्थ की तरफ पलटा और एकदम सीरियस होते हुए बोला, बाय द वे, तूने मेरी हेल्प लेने से तो मना कर दिया है, मगर मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। सिद्धार्थ ने सवालिया नजरों के साथ उसकी तरफ देखा। मेरी भाभी के साथ जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की है ना, उसे छोड़ना मत। ऐसी सजा देना उसे कि आगे से सोनल का ख्याल भी अपने दिमाग में लाने से पहले वो 1000 बार सोचे। अमन ने कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी, जितनी तकलीफ आज सोनल को हुई है उससे कहीं ज्यादा उसे तड़पाऊंगा मैं। कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया था। अमन के जाने के बाद सिद्धार्थ ने कपड़े चेंज किए और सीधे सोनल के कमरे में आ गया। अमन ने उसे जो दवाइयां दी थी वो तेजी से असर दिखा रही थी। उसका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। साथ ही उसकी स्किन जो एकदम से रेडिश हो गई थी वो भी अब अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आने लगी थी। दवाओं के असर से वो एकदम गहरी नींद में सो रही थी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह, सारी दुनिया से बेखबर। उसके माथे पर आए पसीने की बूंदों की वजह से उसकी बालों की छोटी छोटी लटी आकर उसके माथे और गालों पर चिपक गई थी, मगर इसकी वजह से वो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। पिछले कुछ घंटों में इतना कुछ हो गया था कि सिद्धार्थ के अंदर एक तूफान सा उठने लगा था, मगर सोनल को शांति से सोते देखकर उसे भी अब सुकून का एहसास होने लगा था। क्या फर्क पड़ता है उनकी शादी किस बेसिस पर हुई थी या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। उसे बस इतना पता था कि सोनल उसकी पत्नी है और उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना उसकी प्रायोरिटी है। अभी कुछ देर पहले जब सिद्धार्थ ने सोनल को संभालने की कोशिश में उसकी कमर को टच किया था तो उसे अपनी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी महसूस हुई थी। उसकी छुअन में जो गर्माहट और जो सॉफ्टनेस बसी हुई थी उसे सिद्धार्थ अब भी अपने हाथों पर फील कर पा रहा था। न चाहते हुए भी उसके हाथ अपने आप सोनल के चेहरे की तरफ बढ़ गए। शायद वो उसे दोबारा छूना चाहता था, उसे अपने पास महसूस करना चाहता था, मगर उसके चेहरे के करीब आते ही सिद्धार्थ के हाथ कांपने लगे। उसके गालों को छूने की बजाय उसने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को धीरे से उसके कानों के पीछे कर दिया। अमन ने सच ही कहा था, आज इस कमरे में जो सिद्धार्थ सोनल के सामने खड़ा था वो पहले वाले सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग था। खिड़की से आकर कमरे में फैलती हुई चांद की रोशनी, पर्दों से अटखेलियां करती हुई मध्यम हवाएं और खुद सिद्धार्थ भी इस बात का गवाह था कि वो सचमुच बदल चुका था। सोनल के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके खुद के चेहरे पर एक ही पल में न जाने कितने इमोशंस आए और चले गए। हाँ, वो प्यार करने लगा था सोनल से। कब, कैसे, पता नहीं। शायद तब से जब से वो उससे मिला था तब से ही एक खिंचाव सा महसूस होने लगा था उसे सोनल के लिए। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और बेड के किनारे पर बड़ी बेडशीट को खींचकर उससे सोनल को अच्छी तरह कवर कर दिया और पलटकर रूम से बाहर निकल गया। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। आज रात उसे बहुत कुछ करना था, कुछ ऐसा जिससे काफी सारी चीजें बदलने वाली थी। एक छोटा सा कमरा जिसमें काफी हल्की रोशनी थी, वहां इस वक्त कुछ लोग मौजूद थे। कमरे के ठीक बीचों बीच एक छोटी सी कुर्सी पर इस वक्त रचित सभरवाल बैठा हुआ था। होटल रूम से निकलते वक्त उसने हड़बड़ी में जैसे तैसे अपने कपड़े वापस पहन लिए थे, मगर वो जगह जगह से फटे हुए थे और उनमें से कहीं कहीं से खून भी निकलकर बाहर आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी, खासकर उसके चेहरे पर बड़े बड़े नीले और काले निशान बन गए थे। चेहरे में कई जगहों पर सूजन भी नजर आ रही थी। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि सिद्धार्थ ने उसे कितनी बुरी तरीके से पीटा था। मामले की पूछताछ और जांच जिस ऑफिसर के हाथ में थी उसने एक रिकॉर्ड फाइल उसके सामने पड़ी टेबल पर पटकते हुए कहा, यहाँ साइन कर दो। हालांकि उसकी आवाज एकदम सधी हुई थी, मगर उसके बोलने के अंदाज में बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। रचित सभरवाल ने अपने सामने पड़ी रिकॉर्ड फाइल पर एक नजर डाली और उसके होश उड़ गए।
ये सब क्या है? उसने एकदम से घबराते हुए अपने सामने खड़े ऑफिसर पर नजर डाली, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। रजत सभरवाल ने होटल के उस कमरे में जाने से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका एक एक वर्ड सही सही बयान किया था, मगर रिकॉर्ड फाइल में उसका जो बयान दर्ज किया गया था वो तो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। रजत सभरवाल ने अपने बयान में साफ साफ बताया था कि उसने सोनल को ड्रग्स नहीं दिया था, बल्कि उसे किसी और ने ड्रग्स देकर उसका सौदा उसके साथ किया था। मगर यहाँ जो बयान दर्ज किया गया था उसमें साफ साफ उसे ही हर बात का जिम्मेदार ठहराया गया था, जैसे कि ये पूरी साजिश उसकी अकेले की थी। उसके कानों में सिद्धार्थ के कहे आखिरी शब्द गूंजने लगे, जो भी तुमसे पूछा जाए उसका जवाब सही सही देना। मुझे अपने हाथों को दोबारा तकलीफ देने की जरूरत ना पड़ी। उसने एक बार और ऑफिसर के चेहरे पर नजर डाली, जो शक्ल से ही फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था। अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो शायद सिद्धार्थ के बाद उसे इसके हाथों से भी मार खानी पड़ती। अब उसे समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ के कहने का मतलब क्या था। यहाँ इंटरोगेशन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा था वो तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। असल प्लान तो सिद्धार्थ ने पहले ही बना रखा था। अबे देख क्या रहा है साले, साइन कर इस पर। उसे चुपचाप बैठा देखकर ऑफिसर जोर से चिल्लाया, लेकिन मैंने ये बयान नहीं दिया। रिकॉर्ड में जो कुछ भी लिखा है वो मेरे बयान से बिल्कुल अलग है। सभरवाल ने किसी तरह घबराहट में अटकते हुए प्रोटेस्ट करना चाहा। अरे रे 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 रे, क्या कह रहे हैं आप सभरवाल साहिब? ये वो बयान नहीं है जो आपने दिया। सारा दिखाइए मुझे। रोहित, जो इतनी देर से रूम के दूसरे छोर पर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था, वो अब उठकर सभरवाल के सामने आ खड़ा हुआ था। अरे पर जहाँ तक मुझे याद है आपने खुद ही ये बयान दिया था। रोहित ने एकदम इनोसेंट सी स्माइल देते हुए रिकॉर्ड फाइल वापस सभरवाल के सामने रख दी। रजत सभरवाल को इन सबसे बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। फाइनली उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन के साथ समझौता करने की कोशिश की। रोहित, तुम्हें नहीं लगता मिस्टर कपूर मेरे साथ ये सब करके खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं? मुझसे अपने रिलेशन बिगाड़ कर कपूर इंडस्ट्रीज का कितना नुकसान होगा ये कभी सोचा है? इंडिया के सबसे बड़े बैंक का जनरल मैनेजर हूँ मैं। फंड के लिए आपको फ्यूचर में मेरे ही पास आना पड़ेगा। So it will be better to maintain a good relationship with me। उसकी बात सुनकर रोहित ठहाका मारकर हंसने लगा। सभरवाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। What? हंस क्यों रहे हो तुम? अरे सभरवाल साहब, कितने इनोसेंट हैं आप। आपको अभी भी लगता है यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे? अरे आपकी जनरल मैनेजर की कुर्सी तो आपके हाथ से तभी निकल गई थी जब आपने उस होटल के कमरे से बाहर कदम रखा था। रोहित ने एकदम आराम से उसके सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, What do you mean by that? रजत सभरवाल ने एकदम से पैनिक होते हुए पूछा। उसे तो अब तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस बात की सजा मिल रही है। आखिर लड़कियों के साथ अय्याशी करना तो उसका रोज का काम था, तो फिर आज उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही थी? अब भी नहीं समझे? रोहित ने उड़ती हुई नजर सभरवाल के ऊपर डाली, जो अब तक कंफ्यूजन में नजर आ रहा था। इट्स ओके, मैं समझता हूँ। अरे इतनी बड़ी पोजीशन पर रहते हुए आपको कम से कम इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि मिस्टर कपूर कोई छोटी मोटी कंपनी के मालिक तो है नहीं जिससे आप यूं ही उलझ जाएं और फिर अपनी पोजीशन और फंड्स का हवाला देकर आप आसानी से बचकर निकल भी जाएं। तो फिर क्यों आपने उस लड़की पर अपनी नजर डालने की कोशिश की जिसे खुद मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर की नजर हासिल है? रोहित की बात सुनकर रजत सभरवाल का सिर चकराने लगा था। सोनल मेहता, सिद्धार्थ ने उसके साथ ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो होटल के उस कमरे में सोनल के साथ था? तो क्या सिद्धार्थ सोनल को पसंद करता है? फिर उसे एक एक करके वो सारी बातें याद आने लगी जो सिद्धार्थ ने उसे बुरी तरह पंच करते हुए कही थी। उसका गुस्सा याद करके ही वो बुरी तरह कांपने लगा था। सोनल मेहता, सिद्धार्थ उसे पसंद करता है? रजत सभरवाल ने बड़ी मुश्किल से रोहित की तरफ देखते हुए पूछा। जवाब में रोहित ने उसे बस एक स्माइल दे दी। सभरवाल साहब, अब मैं आपको क्या समझाऊं? आप खुद ही समझदार हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि हमने कितने प्यार के साथ आपको यहाँ ट्रीट किया है। रोहित ने जानबूझकर प्यार शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। इन्हें देख रहे हैं आप? रोहित ने अपने साथ खड़े ऑफिसर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये किसी भी तरह के वायलेंस के सख्त खिलाफ हैं। आई एम श्योर आप भी नहीं चाहेंगे कि ये आपको अपने अंदाज में दोबारा समझाएं कि आपको यहाँ से निकलने के बाद कैसे बिहेव करना है। ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू ओपन योर माउथ। कहते हुए रोहित ने सभरवाल के गाल थपथपा दिए। दर्द से सभरवाल ने अपनी आंखें कसकर भींच ली थी। वैसे अगर आप चाहें तो आज की सारी फुटेज मैं आपकी वाइफ को भी भेज सकता हूँ, आखिर उनको भी तो पता चले कि उनके बेचारे हस्बैंड यहाँ किस दर्द से होकर गुजर रहे हैं। रोहित ने हंसते हुए कहा और उसके सामने से उठ गया। रजत सभरवाल के पास उसने कुछ भी कहने सुनने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा था। पुलिस स्टेशन का अपना काम खत्म करने के बाद रोहित वहां से निकलकर शहर के सबसे पॉश इलाके में बनी एक कॉलोनी में पहुंचा। यहाँ बड़े बड़े रईस लोगों के बंगले बने हुए थे। उनमें से एक बंगले के सामने जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी से निकलकर तेज कदमों से चलते हुए वो दरवाजे के पास पहुंचा और डोर बेल बजा दी। ज्यादा देर नहीं लगी और कुछ ही मिनटों के अंदर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि टीवी के इस वक्त के सबसे पॉपुलर सीरियल प्यार है सिर्फ तुमसे का डायरेक्टर अब्बास दारूवाला था। उसने इस वक्त एक ढीला ढाला नाइट रूप पहन रखा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि अपनी नींद में खलल डालने वाले शख्स पर उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। यह कौन है बाबा? इतनी रात को काहे नींद खराब करता है? उसने इरिटेट होते हुए पूछा। हेलो मिस्टर दारूवाला, माय नेम इज रोहित अग्रवाल, कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? अब्बास दारूवाला इस वक्त टीवी के सबसे पॉपुलर और डिमांडिंग डायरेक्टर्स में से एक था। एक के बाद एक लगातार उनके 3 रोमांटिक टीवी शोज ने अच्छी खासी टीआरपी हासिल की थी। जब उन्होंने डोर ओपन किया था तब वो थोड़ी नींद में लग रहे थे, मगर रोहित के इंट्रोडक्शन के बाद उनकी नींद पूरी तरह उड़ गई थी।
अरे अरे तो पहले बोलना था ना, खाली पीली गुस्सा कर दिया मैंने आप पे। आ जाओ बाबा आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं, कहते हुए जबरदस्ती दांत दिखाते हुए वो उसे घर के अंदर ले गया। अंदर काफी बड़ा हॉल था, डेकोरेशन भी अच्छी खासी लग रही थी। हाँ बाबा अब बोलो, इतनी रात को काय को आया तुम इधर? अब्बास दारूवाला ने अपने मोटे से शरीर का बोझ सोफे पर डालते हुए रोहित से पूछा। रोहित ने भी बात को घुमाना जरूरी नहीं समझा और सीधे मुद्दे पर आ गया। अपना गला साफ करते हुए उसने सीधा सवाल किया, मिस्टर दारूवाला, आजकल आपका एक टीवी शो बहुत पॉपुलर हो रहा है, प्यार है सिर्फ तुमसे, ये उसकी लीड एक्ट्रेस पायल मेहता है, राइट? अब्बास दारूवाला बहुत ही घिसा हुआ टीवी डायरेक्टर था। कई सालों तक इंडस्ट्री में काम करते हुए उसे काफी तजुर्बा हासिल हो चुका था। अब तो सामने वाले के बात करने के तरीके से ही उसे समझ में आ जाता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो रोहित का सवाल सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। उसे अंदाजा लगाते हुए देर नहीं लगी कि कपूर इंडस्ट्रीज इस सीरियल को प्रोड्यूस करने की सोच रही है। फिर भी वो रोहित को ही पहल करने देना चाहता था। सो अननोन बनने का नाटक करते हुए बोला, हाँ, एनी प्रॉब्लम? और अगर मिस्टर कपूर आपसे इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस को बदल देने को कहे तो? रोहित ने सीधा सवाल किया। उसकी बात सुनकर अब अब्बास दारूवाला की बची कुछ नींद भी हमेशा के लिए उड़ गई थी। कहाँ तो वो ये सोचने लगा था कि सिद्धार्थ रॉय कपूर उसके सीरियल में पैसा लगाने वाला है, मगर यहाँ तो पूरी कहानी ही दूसरी डायरेक्शन में घूमती हुई नजर आ रही थी। अभी मैं काय सांगू? हकलाते हुए उसने किसी तरह जवाब दिया, मिस्टर दारूवाला, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। रोहित ने उसे एक स्माइल देते हुए कंफर्ट फील कराने की कोशिश की। अब्बास दारूवाला को समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ को अचानक पायल से क्या प्रॉब्लम हो गई है, मगर वो किसी भी तरीके से उसे नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। सो उसने बात को संभालने की गरज से कहा, आओ देखो बाबा, जो बात है ना, मैं सच सच बताता है तुमको, ये जो सीरियल है ना उसकी खाली कास्ट फाइनल नहीं हुई है, अभी तो शूटिंग भी शुरू हो गई है ना उसकी, तो अभी लीड एक्ट्रेस को किधर से चेंज करेंगे हम? समझो ना बाबा बात को, नहीं तो हमारी मजाल है कि कपूर साहब की बात को टाल सके। हाँ, अभी एक्ट्रेस को चेंज करेंगे तो सब कुछ फिर से शूट करना पड़ेगा, नहीं टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, टू मच लॉस यू नो। रोहित जैसे उसके यही कहने का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे पैसों की फिक्र आप मत कीजिए ना मिस्टर दारूवाला, दोबारा शूट करने में आपका जो भी खर्च आएगा वो सब कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से आपको मिल जाएगा। अभी तो काफी रात हो गई है, लेकिन कल दिन में आपको जब भी वक्त मिले आप जाकर मिस्टर कपूर के साथ इस सीरियल की फंडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अब्बास दारूवाला को ये दूसरा झटका लगा था। हालांकि वो इस बात से खुश था कि कपूर इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी उसके सीरियल में पैसा लगाने जा रही थी, लेकिन फिर भी वो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना चाहता था। सो उसने रोहित के सामने एक जबरदस्ती की स्माइल देते हुए कहा, देखो बाबा, तुम्हारा ऑफर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पायल मेहता को हमने खाली इसलिए नहीं कास्ट किया है कि वो ब्यूटीफुल है। अरे शी इज अ गुड एक्ट्रेस यू नो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेहता फैमिली ने उसको कास्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। अरे अब ये तो बड़ी छोटी बात कह दी आपने मिस्टर दारूवाला, रोहित ने थोड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा। अरे आपको पता भी है कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज कपूर इंडस्ट्रीज के सामने कहीं नहीं ठहरती। जितना भी पैसा उन्होंने आपकी सीरियल में इन्वेस्ट किया है, हम आपको उसका 5 गुना ज्यादा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। अब्बास दारूवाला उसकी बात सुनकर स्पीचलेस हो गया था। इस सीरियल को प्रोड्यूस करने के लिए उसने ना जाने कितने पापड़ बेले थे, ना जाने कितने स्पॉन्सर्स और इन्वेस्टर्स के नखरे झेलने पड़े थे उसे, और आज इस तरह घर बैठे अचानक से जैसे उसके हाथ जैकपॉट लग गया था। इतना बड़ा अमाउंट और इतना बड़ा इन्वेस्टर जब उसे बैठे बिठाए मिल जाए तो लीड एक्ट्रेस तो क्या, सीरियल की पूरी कास्ट को ही बदलने को तैयार था वो। एक प्रॉब्लम और है, सीरियल की पूरी स्टार कास्ट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, अभी उसको ऐसे बिना बताए बाहर करेंगे तो वो कॉम्पनसेशन, दारूवाला ने हिचकिचाते हुए कहा। जाहिर है कॉम्पनसेशन के रूप में भी उसे एक अच्छी खासी मोटी रकम चुकानी पड़ती, सो वो पहले ही कंफर्म कर लेना चाहता था। कॉम्पनसेशन, ओके, वी विल गिव यू दैट टू, रोहित ने एकदम आराम से जवाब दिया। चलो बाबा, बाकी सब तो ठीक है, फिर भी इतनी जल्दी नई हीरोइन किधर से मिलेगी हमारे को? उसने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। रोहित ने मुस्कुराते हुए एक नजर हॉल से लगी सीढ़ियों के ऊपर डाली, जहां अभी एक लड़की नीचे उतरते हुए आ खड़ी हुई थी। शायद दारूवाला के इतनी देर तक नीचे ही बैठे रहने से परेशान होकर वो खुद ही चेक करने के लिए आ गई कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। रोहित ने अपनी आंखों से सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत है, आपने तो पहले ही अपने सीरियल के लिए एक नई हीरोइन खोज रखी है। वेरी गुड। रोहित की बात सुनकर दारूवाला की नजर भी सीढ़ियों की तरफ घूम गई। वहां खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए हल्के से खांसते हुए उसने कहा, ये तो नई छोकरी है बाबा, अब इंडस्ट्री में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना। फिर झट से उसने बात को बदलते हुए पूछा, वैसे कपूर साहब को पायल मेहता से क्या प्रॉब्लम है बाबा? माने रातों रात सीरियल की एक्ट्रेस ही बदलवा दी? मिस्टर कपूर को ना उसकी शक्ल पसंद नहीं आई, रोहित ने बोरियत से अपनी घड़ी देखते हुए जवाब दिया। ओके मिस्टर दारूवाला, वैसे मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, अगर आप अपने सीरियल से पायल मेहता को बाहर कर देते हैं तो फ्यूचर में आपको कपूर इंडस्ट्रीज का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप कोई भी टीवी शो या मूवी बनाने की सोचते हैं तो विदाउट एनी डाउट कपूर इंडस्ट्रीज उसमें इन्वेस्ट करेगी। क्या कह रहे हो बाबा? अब्बास दारूवाला खुशी के मारे लगभग चिल्लाते हुए बोला। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे रोहित नहीं, साक्षात भाग्य देवता आज चलकर उसके दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। कपूर इंडस्ट्रीज का सपोर्ट मिलने का मतलब ही था कि सक्सेस अब खुद चलकर उसके कदम चूमने को तैयार थी। अगर वाकई ऐसा हुआ
तो उसे इंडिया के टॉप का डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अरे इंडिया ही क्यों, वो अपनी मार्केट इंडिया के बाहर की कंट्री में भी बनाने के ख्वाब संजो बैठा था। अपनी आंखों के सामने आज उसे अपने सारे ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे थे, मगर इतना अंदाजा तो उसे भी था कि ये सब उसे फ्री में नहीं मिलने वाला है। सो उसने भी रोहित से सीधा सवाल किया, अगर ऐसी बात है ना बाबा, तो मैं मिस्टर कपूर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी मतलब कुछ भी? अब्बास दारू वाला को लाइन पर आते देखकर रोहित के चेहरे पर अब एक सैटिस्फैक्शन भरी स्माइल खुलकर फैल गई थी। मिस्टर दारू वाला, इतनी सारी चीजों के बदले में मिस्टर कपूर ने आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो की है। उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। पायल आज बहुत ही अच्छे मूड में थी। अपने हाथ में पकड़े फोन से खेलते हुए वो अपने कमरे में आराम से टहल रही थी, साथ ही साथ अपने सीरियल्स की ही सिग्नेचर ट्यून को भी गुनगुनाती जा रही थी। अपना फोन बजने की आवाज सुनकर उसका ध्यान उस तरफ चला गया। किंजल का कॉल देखकर उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि अब उसे अपने प्लान के सक्सेसफुल होने की ही खबर मिलेगी। हेलो किंजल, एवरीथिंग ओके ना? कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोग आकर रजत सबरवाल को अपने साथ उठाकर ले गए। सबने देखा उसकी हालत बहुत बुरी थी। और एक मजेदार बात बताऊं, होटल के उस कमरे में सोनल का कहीं अता पता नहीं था। किसी को भी उस कमरे में सिवाय रजत अग्रवाल के और कोई नहीं मिला। दूसरी तरफ से किंजल की परेशानी भरी आवाज आई, तो बकवास कर रही हो, इट्स इम्पॉसिबल। पायल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यही सच है। तुम्हें पता भी है उन लोगों ने पूरे होटल में कितना बड़ा तमाशा क्रिएट किया। सबके सब वहां इकट्ठे हो गए थे उस सबरवाल को देखने के लिए। आई एम श्योर कल की ब्रेकिंग न्यूज भी यही होगी। किंजल ने भी चिढ़ते हुए कहा। पायल को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दांव फिर से कैसे उल्टा पड़ गया। और सोनल, आखिर सोनल इस तरह अचानक कहां गायब हो सकती है? फ्रस्ट्रेशन में उसने दीवार पर अपना हाथ दे मारा। आर यू श्योर सोनल किसी को भी उस कमरे में नहीं मिली? तुम्हें नहीं लगता मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए? ये पूरा प्लान तुमने बनाया था। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि कहीं कोई गलती नहीं होगी और तुम सब कुछ संभाल लोगी। तुम्हारी बातों में आकर मैंने इतनी मेहनत की, इतने सारे पैसे भी खर्च कर दिए, और मुझे क्या पता चल रहा है सोनल उस कमरे तक पहुंची ही नहीं। किंजल ने बुरी तरह झल्लाते हुए पायल से कहा, किंजल प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुनो, जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता है। पायल ने उसका गुस्सा महसूस करते हुए तुरंत बात को संभालने की कोशिश की, मगर किंजल अब तक इन सब चीजों से बुरी तरह उकता चुकी थी। तुम्हारी बात सुनो, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, किंजल ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। लेट मी मेक इट क्लियर, आज की रात जो कुछ भी हुआ ना, वो एक एक चीज तुमने की थी। चाहे वो सोनल को ड्रग्स देना हो या उसे उस होटल रूम में रजत सबरवाल के पास लेकर जाना हो, ये सब कुछ तुम्हारे आदमियों ने किया था। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। यू अंडरस्टैंड? किंजल ने अपनी बातों से क्लियर कर दिया था कि वो आज के बाद पायल से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी। पायल का मन तो हो रहा था कि उसे एक साथ हजारों गालियां सुनाकर अपने गुस्से को ठंडा कर ले, लेकिन तब तक किंजल कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। पायल ने परेशान होते हुए अपने आदमी को फोन करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर पहले तक जो खुशी उसके चेहरे पर तैर रही थी, अब उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। उसकी जगह उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहराने लगी थी। आखिरकार उसने सिगरेट निकालकर सुलगा ली और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में उसके लंबे लंबे कश लगाने लगी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और नलिनी ने अंदर कदम रखा। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। अरे मेरा बच्चा, आजकल कितना काम करना पड़ रहा है ना मेरी पायल को। दिन ब दिन दुबली होती जा रही है मेरी बच्ची। आजा, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सारी बातों से बेखबर नलिनी ने पायल से प्यार जताते हुए कहा। दरवाजा लॉक करके वो जैसे ही पायल की तरफ पलटी तो उसे स्मोकिंग करता हुआ देखकर नलिनी के मुंह से बस एक गहरी सांस निकल गई। हाय बच्चे, क्यों इतना स्मोक करती है तू? पता है ना इससे स्किन खराब हो जाती है, और तुझे तो अभी टॉप की हीरोइन बनना है मेरे बच्चे। चल अब ये सब छोड़ और आकर मेरे पास आकर बैठ जा। आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, नलिनी ने प्यार से कहा। मॉम, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मुझे और परेशान मत करो, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, पायल ने इरिटेट होते हुए कहा। वो इस वक्त अपने रूम में बनी बड़ी सी खिड़की के पास परेशान से खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। नलिनी ने एक कप प्लेट टेबल पर रखा और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथों से उसकी बाहें पकड़ते हुए उसने पायल को अपनी तरफ घुमा लिया। पायल के चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। नलिनी ने प्यार से उसके गालों को छूते हुए पूछा, क्यों इतना परेशान हो रही है? मुझे बता, क्या बात है? मोम, रचित सबरवाल को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। पायल ने परेशानी से अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को बाहर फेंकते हुए जवाब दिया। What? ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? नलिनी एकदम से शॉक रह गई थी। मैंने रचित सबरवाल से बात की थी, वो अब भी सोनल के बदले मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को फंड देने के लिए तैयार था। सो मैंने सोनल को अपने जाल में फंसाने के लिए एक प्लान बनाया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा था, मगर पता नहीं कैसे वो सोनल वहां से भाग गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। All that I know is that रचित सबरवाल is in police custody right now. पायल ने गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मारते हुए कहा, Oh my God, अब क्या होगा? अब नलिनी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आने लगी थी। हमें पैसों के लिए रचित सबरवाल की जरूरत है। अगर वही जेल में रहेगा तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? नलिनी ने परेशान होकर सोफे पर बैठते हुए कहा। मॉम, ये कोई टाइम नहीं है इन सब बातों का, पायल ने झल्लाते हुए कहा। मैंने जिस आदमी को सोनल को ड्रग्स देने के काम के लिए रखा था, उसका भी कहीं अता पता नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब कैसे हो गया? पर आई एम श्योर इसमें जरूर उस चालबाज लड़की सोनल की ही कोई साजिश है। उसी ने जानबूझकर रचित सबरवाल को भी फंसा दिया है। कहते कहते गुस्से में पायल की मुट्ठियां कसने लगी थी। रिलैक्स पायल, रिलैक्स। सबको पता है खूबसूरत लड़कियां रचित सबरवाल की कमजोरी है। अगर इस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वो बोली, गुस्सा तो मुझे उस सोनल पर आता है जो हर बार हमारे हाथ आते आते रह जाती है। जितना इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये लड़की उतनी ही गहरे सदमे देती जाती है हमको। पायल भी परेशानी में अपना सिर पकड़कर नलिनी के पास बैठ गई। अपने
अपने फोरहेड को मसलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फोकस होकर सोचने लगी, आखिर कहाँ पर गलती हुई उससे। उसने तो सोनल को ड्रग्स का हेवी डोज दिया था और किंजल ने खुद उसे जूस भी पिलाया था, तो फिर आखिर वो उस कमरे से निकलकर भाग कैसे सकती है। और तो और उसने रचित सभरवाल को अरेस्ट भी करवा दिया। हे वेट अ सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से उसे बचाने वाला कोई और नहीं सिद्धार्थ रॉय कपूर हो। ये कहते हुए घबराहट की मारी पायल की आंखें एकदम से खुल गई। पायल के बगल में बैठी नलिनी ने जब उसके मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुना तो वो एकदम से चौंक गई। क्या कहा तुमने? सिद्धार्थ रॉय कपूर? वो अमीरजादा, उसे क्या पड़ी है सड़क पर पड़े कचरे को अपने मुंह से लगाने की? तुम्हें सच में ऐसा लगता है उसने सोनल को बचाया होगा? नेवर माइंड, वो पिच अगर मुझे दोबारा कहीं नजर भी आ गई ना तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगी। नलिनी ने गुस्से से कसमसाते हुए कहा, इन सब बातों का वक्त नहीं है अभी हमारे पास। अभी ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि दोबारा अपना फोन बजने की आवाज सुनकर पायल बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। अब्बास दारूवाला, ये उसे क्यों कॉल कर रहा है, वो भी इतनी रात गई। हालांकि वो उसके लिए सीरियल की लीड एक्ट्रेस थी, तो अगर अब्बास दारूवाला उसे कॉल कर भी रहा था तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। टाइम टू टाइम प्लॉट डिस्कशन के लिए वो उसे अपने घर पर बुलाता रहता था, मगर इतनी रात को उसने आज से पहले कभी उसे कॉल नहीं किया था। और फिर अभी तो अगले एक हफ्ते तक शूटिंग की कोई डेट भी नहीं थी। उसे फोन ना उठाते देखकर नलिनी ने उसके फोन की स्क्रीन की तरफ देखने की कोशिश करते हुए कहा, इतनी रात का किसका फोन है, कहीं नमन का तो नहीं है? उसकी बात खत्म होने से पहले ही पायल ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कॉल रिसीव कर लिया। कहिए अब्बास जी, कैसे याद किया आपने? क्या अभी इस वक्त? ओके आई अंडरस्टैंड। पायल ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, किसका कॉल था? जैसे ही पायल की बात खत्म हुई नलिनी ने तुरंत उस पर सवाल दाग दिया। पायल अपने बाल और कपड़े ठीक करते हुए सोफे से उठकर खड़ी हो गई। अब्बास दारूवाला का कॉल था, कोई बहुत बड़ी कंपनी हमारे सीरियल में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। पायल ने थोड़ी जल्दबाजी में कहा, लेकिन बच्चा टाइम तो देख। नलिनी ने फिक्र जताते हुए कहा, अब इट्स ओके मॉम, मैं जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करूंगी। पायल ने अपना पर्स उठाकर डोर खोलते हुए जवाब दिया और तेजी से बाहर निकल गई। अब्बास दारूवाला के बताए एड्रेस पर पहुंचकर पायल ने एक बार पूरे घर पर एक नजर डाली और एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। उसने बेल की तरफ हाथ बढ़ाया मगर डोर पहले से ही ओपन था। हेलो, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? पायल ने अंदर जाने से पहले एक बार शौक किया कि उसके कपड़े, बाल और मेकअप सही है या नहीं। फिर उसने धीरे से डोर को हल्के से धक्का दिया और अंदर आ गई। मगर अंदर अब्बास दारूवाला को अकेले बैठा देखकर वो हैरान हो गई। अब ये क्या है अब्बास जी? आपने तो कहा था यहाँ आपके गेस्ट आने वाले हैं, मगर आप तो यहाँ अकेले हैं। मिस्टर ओबरॉय कहाँ है? अब्बास दारूवाला आराम से वहां पर बैठा चाय पी रहा था। पायल को घर के अंदर आया देखकर उसने खुश होकर उसे वेलकम करते हुए कहा, अरे रे 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 मेरी हीरोइनी, आओ नहीं बाबा, तुम्हारा ही वेट करता मैं। मिस्टर ओबरॉय का प्लेन है ना, वो अभी लैंड हुआ नहीं, वो इधर आता ही होगा। अरे तुम खड़ी क्यों है? बैठो नहीं बाबा, आओ हमारे साथ चाय पियो। पायल का चाय पीने का जरा सा भी मन नहीं था। उसका ध्यान अब तक सोनल और रचित सभरवाल पर ही अटका हुआ था। अब्बास जी, अब तो रात भी काफी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता मिस्टर ओबरॉय आज यहाँ हमसे मिलने आएंगे। आप कहें तो मैं कल उनसे मिलने आ जाऊँ? पायल ने थोड़ी बेचैनी से कहा, मगर उसकी बात को सुनते ही अब्बास दारूवाला के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गए। अब तक जिस चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी वो तुरंत सख्त हो गया। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, बाबा तुमको आइडिया भी है, तुम क्या बात करती है? मिस्टर ओबरॉय की पहली डिमांड यही है कि उनको उनकी हीरोइन इधर मांगता है, इधर चाहिए, इधर बस मीटिंग में, और तुम जाने का बात करता है बाबा। अब्बास दारूवाला की बात सुनकर पायल के चेहरे की परेशानी और बढ़ गई थी। देखो बाबा, मेरे को पता है तुम अभी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी है, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, वेरी रिच हैंडसम बॉय से शादी भी होने वाला है, लेकिन मिस्टर ओबरॉय की जितना बड़ा इन्वेस्टर किधर से खोज के लाएंगे हम बाबा? और फिर उस आदमी का कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है, उससे मिलने में जितना मेरे को फायदा है उतना ही फायदा तुमको भी है बाबा। कुछ समझ में आया तुमको? पायल को भी पता था कि करण ओबरॉय कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं है, इसलिए उसका नाम सुनते ही वो बस सब कुछ छोड़कर यहाँ इतनी रात को चली आई थी। वैसे भी आजकल नए नए टैलेंट्स की कोई कमी नहीं थी, क्या पता कब कौन लड़की डायरेक्टर को अपने जाल में फंसाकर सीरियल में उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ले जाए, इसलिए डायरेक्टर की बात मानना भी उसके लिए जरूरी था। डायरेक्टर भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए ऐसी डिनर नाइट्स अरेंज करते रहते थे जहाँ शराब और शबाब दोनों ही बखूबी इंतजाम किया जाता था। इस इंडस्ट्री में अपने कदम मजबूती से जमाए रखने के लिए टैलेंट के साथ साथ लक का होना जरूरी था, लेकिन इन दोनों के दम पर अगर कोई यहाँ अपनी पहचान बना भी ले तो ऐसी डिनर नाइट्स के थ्रू अपने कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग बनाए रखना बहुत जरूरी था, ताकि एक बार ऊपर उठने के बाद कोई आपको धक्का देकर नीचे गिराने की सोच ना सके। ऐसे लोगों की सपोर्ट से लगातार ऊंचाइयों पर अपने कदम जमाए रखने में आसानी होती है। पायल को चुप देखकर अब्बास दारूवाला ने उसे अपने बगल में रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया। अभी ज्यादा सोचो नहीं बाबा, आओ बैठो, चाय पीते पीते वेट करते हैं। पायल के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सो वो मजबूरी में जाकर अब्बास दारूवाला के पास बैठ गई। अब्बास दारूवाला ने केतली से केसर इलायची में डूबी गर्मा गर्म चाय प्याली में उठील दी और कप उठाकर पायल की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये पीकर बताओ कैसा बना है बाबा? मैंने सोचा अपनी हीरोइन को खुद अपने हाथों से स्पेशल चाय बना के पिला दूं बाबा। खुशबू तो बहुत अच्छी है, कहते हुए उसने एक सिप लिया और बोली, स्वाद भी अच्छा है। It tastes a little bitter, but all over the taste is very good, huh?
और ये केसर इलायची और ड्राई फ्रूट्स ने तो कमाल का ही टेस्ट दिया है इसे। इट्स गुड। मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी चाय भी बना लेते हैं अब्बास जी। पायल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। अरे तुमको तो चाय के बारे में बहुत कुछ मालूम है बाबा, अब्बास दारू वाला ने थोड़ा सरप्राइज्ड होते हुए कहा। पायल ने उसे खुश करने के लिए उसकी तारीफ जरूर कर दी थी, मगर अंदर ही अंदर वो इरिटेट हो रही थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ बैठे रहना उसकी मजबूरी थी। उसने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहा, मेरे डैड को भी चाय पीना बहुत पसंद है, मैं भी कभी कभी उनके लिए चाय बनाती हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत नॉलेज मुझ में है टी मेकिंग के बारे में। कहते हुए पायल ने एक ही सांस में पूरा कप खाली कर दिया। अब्बास दारू वाला ने जब पायल को चाय पीते देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने आराम से अपने कप को दोबारा चाय से भर लिया और बेफिक्र होकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स मौजूद थे जो नई एक्ट्रेस को रोल के बदले अपने बिस्तर तक लेकर आने में यकीन रखते थे। अब्बास दारू वाला भी उन्हीं में से एक था। पायल जब इंडस्ट्री में रोल के लिए स्ट्रगल कर रही थी तब से ही उसकी नजर पायल के ऊपर थी, मगर फिर रातों रात पायल के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिकाना हक आ जाने से पासा पूरी तरह पलट गया था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उसके सीरियल में काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और फिर पायल नमम सिंघानिया जैसे पहुंचे हुए बिजनेसमैन की होने वाली बीवी थी, सो पायल को अपने बेडरूम तक लेकर जाने का उसका सपना ही रह गया था। वैसे अब्बास दारू वाला को लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। उसके एक इशारे पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां उसके दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ी हो जाती थी, वो भी अपनी मर्जी से। उसे किसी को भी फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट कौन नहीं लेना चाहता, लेकिन शॉर्टकट में मिलने वाली सक्सेस के बदले अक्सर इंसान को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। खुद तेजी से आगे बढ़ने के लिए कई बार अपने साथ चल रहे लोगों को रास्ते से हटाना पड़ता है। अगर आप किसी को रास्ते से हटाकर अपने लिए इंडस्ट्री में जगह नहीं बनाएंगे तो कोई और आपको अपने रास्ते से हटाकर अपनी जगह बना लेगा। सो इट्स टोटली अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। और वही इस वक्त अब्बास दारू वाला भी पायल के साथ कर रहा था। आज अपने मतलब के लिए उसे पायल को बलि का बकरा या यूं कहें कि बकरी बनाना पड़ रहा था, और उसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था, क्योंकि उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। उसके और उसकी ग्रैंड सक्सेस के बीच अब बस एक पायल ही खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी चाय खत्म की और कप को वापस टेबल पर रखते हुए उठकर खड़ा हो गया। मैं ऐसा करता हूँ ना बाबा, बाहर दरवाजे के पास जाकर उनका वेट करता हूँ। उसे उठते देखकर पायल भी तुरंत अपनी चेयर से उठ गई। अब मैं भी आपके साथ चलती हूँ अब्बास जी, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया है। अरे तुमको इसकी कोई जरूरत नहीं है दादा, कुछ मेकअप शेकअप करो, अपने ब्यूटीफुल फेस को और ब्यूटीफुल बनाओ। नहीं बाबा, बाबा आदम करके गए ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओबरॉय तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस को देखेगा नहीं तो अपनी पूरी दौलत तुम पर लुटा देगा बाबा। हाँ, अब्बास दारू वाला ने हंसते हुए कहा। ओके, जैसा आप कहें, पायल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो वैसे भी बाहर जाकर किसी का वेट करने के मूड में नहीं थी। इस वक्त वो बुरी तरह परेशान थी और किसी भी तरह से बस ये जानना चाहती थी कि आखिर रजत सभरवाल के साथ क्या हुआ था। एकदम अच्छे से रेडी हो ना बाबा। कहते हुए अब्बास दारू वाला रूम से बाहर निकल गया। उसने बाहर आकर बेफिक्र अंदाज में एक बार इधर उधर देखा और फिर अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। सच तो ये था कि यहाँ कोई मिस्टर ओबरॉय नहीं आने वाले थे। ये तो बस पायल को यहाँ तक लाने का एक बहाना था। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन रिसीव हुआ, उसने एकदम सीरियस आवाज में कहा, काम हो गया है बाबा। दूसरी तरफ अब्बास दारू वाला के बाहर जाते ही पायल ने तुरंत अपना फोन निकालकर उससे एक एक कर अपने 2 आदमियों को कॉल किया, मगर उनमें से किसी को भी रजत सभरवाल की कोई खबर नहीं थी। पायल अब और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। न जाने मिस्टर ओबरॉय कब आ जाए, ये सोचकर वो जल्दी से टचअप करने लगी। अपने होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगाते हुए उसने एक बार अपने छोटे से मिरर में खुद को देखा और मन ही मन अपनी खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। टचअप करने के बाद वो आराम से वहां बैठकर मिस्टर ओबरॉय और अब्बास दारू वाला के अंदर आने का वेट करने लगी। अभी उसे वहां बैठे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होंगे कि उसे महसूस हुआ अचानक से कमरे में गर्मी बढ़ने लगी है। उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। जब पायल से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर उस रूम से अटैच्ड बाथरूम में चली गई। वहां जाकर उसने एक के बाद 2 सिगरेट से अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, पायल की बेचैनी और गर्मी दोनों ही बढ़ती जा रही थी। पायल कोई छोटी बच्ची नहीं थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसने एक लंबा वक्त गुजारा था और इन चीजों के बारे में उसने कई बार बहुत से लोगों के मुंह से सुना था। खासकर स्ट्रगलिंग एक्टर्स इन ड्रग्स के बारे में जरूर बताते थे, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े लोगों को खुश करने के लिए यहाँ धड़ल्ले से किया जाता था। हाँ, ये अलग बात थी कि ऐसा कुछ उसे अब तक एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा था। पायल अब्बास दारू वाला के बुलाने पर अपने घर से निकलकर सीधा उसके बताए एड्रेस तक ही आ गई थी। इससे पहले उसने कहीं कुछ खाया पिया भी नहीं था। इसका सीधा सा मतलब यही था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो यहीं इस घर में हुआ है। पायल ने बाथरूम में लगे बड़े से शीशे में अपना चेहरा देखा और तुरंत उसके दिमाग में जैसे खतरे की घंटी बजने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए वो तेजी से लिविंग रूम के उस टेबल तक पहुंची जहां कुछ देर पहले तक वो और अब्बास दारू वाला साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उसने तुरंत अपना कप उठाकर उसे गौर से देखा और एकदम से शॉक्ड रह गई। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि अब्बास दारू वाला ने उसे चाय के रूप में ड्रग्स दिया था, मगर उसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब्बास दारू वाला को उससे इस तरह झूठ बोलकर ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई। पायल को अब अब्बास दारू वाला पर गुस्सा आ रहा था। अगर ओबरॉय ने उसे पायल के साथ ऐसा करने को मजबूर भी किया था तो भी उसे पायल से कम इस बारे में एक बार बात तो करनी चाहिए थी। वैसे भी पायल काफी ओपन माइंडेड थी और उसे इन सब चीजों से कोई परहेज नहीं था। सिचुएशन के हिसाब से किसी भी तरह का समझौता करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। तो फिर आखिर अब्बास दारू वाला को उसे ड्रग्स देने की क्या जरूरत पड़ गई?
अब खुद उससे ही अपने सवालों का जवाब चाहती थी। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने अपना फोन निकाला और अब्बास दारूवाला का नंबर डायल कर दिया। The number you have dialed is currently switched off. फ्रस्ट्रेशन में पायल ने कॉल डिस्कनेक्ट करके दूसरी बार, तीसरी बार भी उसका नंबर डायल किया, मगर हर बार उसे दूसरी तरफ से यही रिकॉर्डेड आवाज सुनाई पड़ रही थी। गुस्से में उसने अपना फोन टेबल पर फेंक दिया। उसने एक बार टेबल पर पड़ी केतली और कप्स पर नजर डाली और गुस्से में उठकर अब उनको जमीन पर देखा। एक तेज क्रैश की आवाज के साथ ही सारी चीजें टूटकर कमरे में बिखर गई थी। पायल ने जलती हुई नजरों से एक बार जमीन पर बिखरे हुए टूटे कप्स और केतली को देखा। उसका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। गुस्से के मारे उसकी सांसें एकदम से तेज चलने लगी थी। इस वक्त उसके सीने में एक ऐसी आग धधक रही थी कि वो इस कमरे में मौजूद हर चीज को अपने हाथों से तोड़ देना चाहती थी। उसने एक बार कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर तभी उसके दिमाग में जैसे कुछ खटका। अगर उसने और ज्यादा देर की इसी तरह यहाँ अपना वक्त बर्बाद करती रही तो धीरे धीरे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। किसी भी तरह से उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उसने झटपट कर अपना फोन और हैंडबैग उठाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ड्रग्स का नशा उस पर धीरे धीरे गहराने लगा था। ऐसी हालत में खुद से ड्राइव करके घर तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। वो चाहती तो किसी से भी लिफ्ट लेकर घर तक जा सकती थी, मगर अब वो कोई आम लड़की तो थी नहीं। प्यार है सिर्फ तुमसे की लीड एक्ट्रेस बनने के बाद से उसे घर घर में पहचान मिल गई थी। लोगों के बीच उसकी एक अच्छी खासी इमेज थी और वो इतनी आसानी से अपनी इस इमेज को खराब नहीं होने दे सकती थी। इस जगह तक आने के लिए उसने कई सालों तक बहुत मेहनत की थी। अपनी एक गलती से वो इसे खोना नहीं चाहती थी। कुछ सोचकर उसने डायल नंबर्स की लिस्ट में से नमन का नंबर निकाला। जैसे ही उसने नमन का नंबर डायल किया, धड़ाम की तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया। पायल ने हड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ देखा। वहां का नजारा देखकर उसकी हालत और खराब हो गई। दरवाजे पर सिद्धार्थ खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। उसके ठीक पीछे रोहित भी खड़ा था। सिद्धार्थ ने उसे एक नकली मुस्कान देते हुए पूछा, हाँ, बड़ी जल्दी में हो मिस सुपरस्टार, इतनी रात को कहाँ जाना है आपको? सिद्धार्थ ने तो ये बात बड़े आराम से पूछी थी, मगर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने पायल को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सिद्धार्थ, बड़ी मुश्किल से उसके गले से आवाज निकली। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से रोहित को इशारा किया। उसका इशारा समझकर रोहित ने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ से फोन छीन लिया। My phone, give it back to me! पायल एकदम से तड़पते हुए अपना फोन वापस लेने की कोशिश करने लगी, मगर रोहित ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उसे जोर से पीछे धकेल दिया। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है। पायल संभल नहीं पाई और तेजी से जाकर फर्श से टकरा गई। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगी थी। आज रात जो कुछ भी हो रहा था, या यूं कह लीजिए कि जो कुछ भी उसने करवाया था, उसके बाद उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ रॉय कपूर का यहाँ आना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। अब वो पैनिक होने लगी थी। न जाने सिद्धार्थ उसके साथ क्या करने वाला था। रोहित ने पायल का फोन लाकर सिद्धार्थ के हाथ में रख दिया। सिद्धार्थ ने एक नजर लास्ट डायल नंबर पर डाली और थोड़ी हैरानी जताते हुए कहा, ओह, नमक सिंघानिया, उसे यहाँ बुलाना चाहती थी? पायल ने जमीन पर पड़ी पड़ी एक तिरछी नजर सिद्धार्थ पर डाली, मगर कहा कुछ भी नहीं। डोंट वरी, मैं खुद उसे यहाँ बुला दूंगा, लेकिन अभी नहीं। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब तक पायल के एकदम करीब आ चुका था। उसे अपने करीब देखकर पायल अब डर से कांपने लगी थी। ये सब क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो। मुझे नमन से बात करनी है। मुझे नमन से बात करनी है। और अगर ना दूं तो? सिद्धार्थ ने उसके चेहरे के और करीब आते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज से घबराहट के मारे पायल के रोएं तक खड़ी होने लगी थी। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरा फोन इतना ही पसंद है तो इसे तुम ही रख लो। कहते हुए पायल अपनी सारी ताकत लगाते हुए उठकर खड़ी हो गई। सॉरी, मुझे और भी बहुत जरूरी काम है। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कहते हुए उसने तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही सिद्धार्थ उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। कौन सा जरूरी काम? ओह, आई सी, कहीं तुम्हारा ये जरूरी काम रचित सभरवाल के बारे में पता लगाना तो नहीं है? सिद्धार्थ ने सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर पायल जैसे अपनी जगह पर चमसी गई थी। उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया था, मगर सिद्धार्थ की बातें सुनकर उसकी आंखों में जो घबराहट नजर आने लगी थी, वो सिद्धार्थ को साफ साफ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इस बार उसने तेज आवाज में कहा, मैंने बार बार तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम्हें शायद सीधी सीधे तरह से कोई बात समझ में नहीं आती है। इतना समझाने के बावजूद हर बार मेरे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश करती रही हो ना तुम, मगर इस बार तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है पायल मेहता। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी सोनल के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने की? सिद्धार्थ की गुस्से से भरी आवाज उस कमरे में गूंजी। पायल की डर से हालत खराब हो रही थी, मगर उसने हिम्मत से काम लिया और एकदम से अनजान बनने का नाटक करती हुई बोली, पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हो तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। Really? सिद्धार्थ ने उसे जलती हुई नजरों से देखते हुए कहा। पायल चुप रही। वो तुम ही थी ना जिसने आज रात सोनल को ड्रग्स दिया था, या फिर ये कहना सही होगा कि दिलवाया था? सिद्धार्थ की आवाज से नफरत और गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उसने धीरे से पायल के चेहरे के करीब आते हुए कहा, अब वही ड्रग्स तुम्हारी रगों में भी दौड़ रहा है। तुम मिस पायल मेहता, हम सबको बताना नहीं चाहोगी? कैसा फील हो रहा है आपको? सिद्धार्थ की बातें सुनकर पायल को ऐसा लग रहा था जैसे उसका बॉडी टेम्परेचर पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुस्से में भरकर वो सिद्धार्थ पर चिल्लाई, तुम्हारे जितना घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। घटिया? कहकर सिद्धार्थ
सिद्धार्थ जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा, मगर फिर अचानक गुस्से से भरते हुए उसने पायल की गर्दन कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। तेरे जैसी 2 टके की लड़कियां जब अपनी औकात से आगे आकर काम करने लगती हैं, तो मुझ जैसे लोगों को भी अपना घटियापन दिखाना पड़ जाता है। सिद्धार्थ ने इतनी जोर से पायल का गला पकड़ रखा था कि अब उसकी सांसें रुकने लगी थी। अपने गले के पीछे उसे कुछ टूटने जैसी हल्की सी आवाज सुनाई दी। घबराहट में उसने किसी तरह अटकते हुए पूछा, क्या 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 कर रहे हो तुम मेरे साथ? उसकी आंखों में डर देखकर सिद्धार्थ के दिल को सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर अब एक तीखी सी स्माइल आ गई थी। ओह, डोंट वरी, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। कहते हुए उसने अपनी पूरी ताकत के साथ पायल को कमरे में एक तरफ धक्का दे दिया। पायल लड़खड़ाती हुई फर्श पर गिर गई। उसे काफी चोट भी आई थी, मगर उन सब के बारे में सोचने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। उसने एक बार सिर उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। पायल को धक्का देने के बाद उसने वहीं टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्सेस में से कुछ टिश्यूज निकाले और उनसे अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करने लगा, जैसे अभी अभी उसने दुनिया की सबसे गंदी चीज को हाथ लगाया हो। पायल को ये सब देखकर सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही उससे डर भी लग रहा था, मगर उसकी बॉडी में मौजूद ड्रग्स के असर से जो डिजायर्स उसके अंदर आने लगे थे, वो इन सारी फीलिंग्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। क्या चाहिए तुम्हें सिद्धार्थ? उसने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा। सिद्धार्थ ने पायल की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी उसे कोई जोक सुनाया हो। कुछ नहीं, तुम मुझे क्या दे सकती हो? उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे देखते हुए कहा। फिर दरवाजे की तरफ मुंह करते हुए उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। पायल हैरानी से फटी फटी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अभी अभी वहां से जिस शख्स ने कमरे में एंट्री की थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसी का आदमी था, वही वेटर जिसने पायल के कहने पर सोनल के जूस में ड्रग्स मिलाया था। उस वेटर को अपने सामने खड़ा देखकर पायल की पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक एक सिरहन दौड़ गई। उसने उस वेटर को एक बार नहीं 2 बार बहुत सारे पैसे दिए थे। एक बार सोनल को ड्रग्स देने से पहले और फिर दूसरी बार सोनल को होटल के उस रूम तक पहुंचाने के लिए जहां रचित सभरवाल भी आने वाला था। पैसे देते हुए पायल ने उससे कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए किसी ऐसी जगह पर जाकर छिप जाए जहां कोई भी उसे खोज न पाए। फिर भी ये यहाँ क्या कर रहा था? उससे भी बड़ा सवाल ये था कि सिद्धार्थ को आखिर इसके बारे में पता कैसे चला? अपना सिर झुकाए हुए वो वेटर इस वक्त पायल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में इस वक्त ऐसे ही एक्सप्रेशंस थे जैसे गलती करने के बाद किसी बच्चे की आंख में होते हैं। अब पायल जी, उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर पायल ने तुरंत उसकी बात काट दी। कौन हो तुम? मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ। पायल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उठकर खड़े होने की कोशिश की, मगर अब उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। वापस से वो धड़ाम से फर्श पर गिर गई। अब तो उसकी आवाज भी बेहद कमजोर सी लग रही थी। सिद्धार्थ रॉय कपूर, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, वो क्राइम है। बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। कमरे का दरवाजा लॉक हो चुका था और पायल का फोन इस वक्त सिद्धार्थ के हाथ में था। बचने का कोई भी तरीका पायल को नजर नहीं आ रहा था। जितना उसे इस ड्रग्स के बारे में पता था, उसके हिसाब से अगर वक्त रहते इसका इलाज ना किया जाए तो उसके नतीजे बेहद डरावने हो सकते थे। कहीं वो यही ना मर जाए। और इस वक्त उसे भी ऐसा ही फील हो रहा था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो गर्मी और प्यास से तड़प तड़प कर यही मर जाएगी। रियली? ये सब करना क्राइम है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पायल इन 2 लोगों के सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, सो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने की कोशिश में उसने जोर से अपने लेफ्ट हैंड के कलाई में अपने दांत कड़ा दिए। वो तब तक अपने हाथ को काटती रही जब तक थोड़ी राहत नहीं महसूस हो गई। तुमने मुझे धोखे से ड्रग्स दिया और फिर मुझे किडनैप भी किया। Do you know कितना स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है तुम पर? पायल ठीक से अपनी बात भी नहीं कह पा रही थी, मगर उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सिद्धार्थ ने लापरवाही से सोफे के ऊपर पसरते हुए कहा, रियली? तब तो एक स्ट्रॉन्ग केस तुम पर भी बनता है। सोनल को ड्रग्स देकर उसे धोखे से होटल के कमरे में बंद करने के लिए नहीं? फिर अपना हाथ सामने पड़ी टेबल पर मारते हुए गुस्से में भरकर वो जोर से चिल्लाया, बहन है वो तुम्हारी, उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने? सिद्धार्थ की आंखों में जैसे खून उतर आया था। कमरे में मौजूद उस वेटर ने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली और उसका गुस्सा देखकर वो पूरी तरह सहम गया, मगर फिर हिचकिचाते हुए उसने अपना हाथ पायल की तरफ बढ़ा दिया। पायल को भी इस वक्त किसी के साथ की बहुत जरूरत थी, मगर उसके स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं थे कि वो किसी वेटर के हाथों को अपने ऊपर बर्दाश्त कर पाती। सो गुस्से में भरकर चिल्लाते हुए उसने कहा, How dare you? दूर रहो मुझसे। मगर अब तक उसने उसके चेहरे को टच करना शुरू भी कर दिया था। पायल के मुंह से एक सिसकारी सी निकल गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां और आंखें भींचते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। Oops, look at you, my superstar. How disgusting you are looking right now. सिद्धार्थ ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, इससे कहो मुझसे दूर रहे। पायल ने गुस्से में जलती हुई नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, कितनी बार मैंने तुम्हें वार्न किया कि सोनल से दूर रहो, मगर तुमने मेरी वार्निंग को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया। और क्या कह रही थी तुम मुझसे? घटिया आदमी।
लगता है तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने तुम्हें अब तक नहीं बताया कि मैं कितना घटिया आदमी हूँ और सोनल को परेशान करने वालों को सही रास्ते पर लाने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। लेट मी क्लियर दिस फॉर वन लास्ट टाइम। मुझसे उलझने की कोशिश करने वालों को तो मैं एक बार माफ कर भी दूं, लेकिन सोनल, उसकी तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ ने पायल को धमकाते हुए कहा। पायल अब धीरे धीरे अपने होश खोने लगी थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के कहे एक एक शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहे थे। कोई सोनल की इतनी तरफदारी भी कर सकता है, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर ये तो सिद्धार्थ रॉय कपूर था, जिस सोनल को वो अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती थी। आज उस सोनल के लिए सिद्धार्थ ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी। क्या रिश्ता है तुम्हारा सोनल के साथ? पायल ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए पूछा। तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफी है कि अगर दोबारा तुमने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो इसके आगे तुम कुछ और करने के लायक नहीं रह जाओगी, समझी? गुस्से और जलन से भरकर पायल ने कहा, तुम्हारे जैसा स्टूपिड आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। उस 2 टके की लड़की के लिए तुमने मेरे साथ इतना सब किया। वो है क्या? क्या है उसके पास? ना उसके पास रहने का कोई ठिकाना है, ना खाने का। Look at me. I'm the heiress of Mehta Group of companies. I'm a superstar. I'm beautiful, successful, and that bitch Sonal. अब तक गुस्से में सिद्धार्थ की मुट्ठियां कस गई थी। उसने वेटर की तरफ अपनी आंखों से इशारा किया और उस वेटर ने पूरी ताकत के साथ एक जोरदार तमाचा पायल के चेहरे पर दे मारा। एक पल को पायल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे उस वेटर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से के मारे अब उसके हाथ कांपने लगे थे। एक झटके से मुड़ते हुए उसने उस वेटर की तरफ देखा जैसे अभी के अभी उसे जान से मार देगी। मगर जब उसे अपनी हालत का एहसास हुआ तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। जमीन पर खिसकते हुए वो सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। उसने लगभग भीख मांगने वाले अंदाज में सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट की थी, मगर इससे पहले कि पायल सिद्धार्थ के पैरों के पास आ पाती उसने एक जोरदार लात मारकर पायल को खुद से दूर कर दिया। सॉरी बट इट्स टू लेट नाउ। पायल ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोचते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? टिट फॉर टैट, सिंपल। जो तुम सोनल के साथ करने वाली थी वो अब खुद तुम्हारे साथ होगा। इतना कहकर सिद्धार्थ उस कमरे से बाहर निकल गया, मगर उसने उस वेटर को वहीं पायल के पास छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो कंट्रोल रूम में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अब भी सख्ती वाले एक्सप्रेशंस थे। अपने हाथों में सिगरेट दबाए इस वक्त वो उसके लंबे लंबे कश ले रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वक्त उसी कैमरे की फुटेज नजर आ रही थी जहां पायल और वेटर मौजूद थे। वीडियो देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि पायल खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर बार बार खुद को उस वेटर के करीब जाने से रोक नहीं पा रही थी। रोहित ने इस फुटेज की तरफ देखा और फिर थोड़ा हिचकिचाहट के साथ पूछा, आर यू श्योर ऐसा करना सही होगा? किसी लड़की के साथ ऐसा करना उसे सही नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ ने अब गुस्से से भरी एक नजर रोहित के ऊपर डाली और उसे लगभग डांटते हुए बोला, सही और गलत के बारे में उसे सोचना था जब उसने सोनल को ड्रग्स देकर उसे रचित सभरवाल के पास भेज दिया था। उसकी बात सुनकर रोहित स्पीचलेस हो गया था। सिद्धार्थ की बात भी सही थी। सिद्धार्थ को जितनी बार भी आज रात का इंसिडेंट याद आ रहा था उसके अंदर गुस्से की एक लहर सी दौड़ी जा रही थी। सिद्धार्थ को जानने वाले उसे एक एरोगेंट और केयरलेस बिजनेसमैन के रूप में जानते थे, मगर जिस किसी ने भी उसके सामने लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की थी उसने उसका बुरा हाल किया था। बचपन से ही उसकी आदत थी, जो चीज उसे सबसे ज्यादा प्यारी होती थी वो किसी और को टच भी नहीं करने देता था। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता तो फिर उसे सिद्धार्थ के गुस्से का सामना करना पड़ता था, और आज बिल्कुल वही हो रहा था। सोनल उसकी वाइफ थी और कोई और उसे छू भी ले, ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? पायल को उसने कई बार उसकी गलतियों के लिए सिर्फ वार्न करके छोड़ दिया था, और शायद ये उसी का नतीजा था कि आज सोनल के साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत वो कर पाई थी। मगर इसके साथ ही सिद्धार्थ के सब्र का बांध भी टूट चुका था। आज वो उसे एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि आइंदा से वो सोनल की तरफ देखने से पहले भी 100 बार सोचे। रोहित को अभी तक तो पायल पर तरस आ रहा था, मगर जब उसने भी आज रात के सारे इंसिडेंट्स पर एक नजर डाली तो उसे सिद्धार्थ की बातों में सच्चाई नजर आई। यस सर, यू आर राइट। जो हरकत इसने की है ना, वो किसी भी तरह से माफी के लायक तो नहीं है। रोहित ने भी सीरियसली उसकी बातों से एग्री करते हुए कहा। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ जैसा आदमी किसी लड़की से इतना भी प्यार कर सकता है। सोनल के लिए उसने आज जो कुछ भी किया था वो अनएक्सपेक्टेड था। पायल को वीडियो फुटेज में वेटर के करीब जाते देखकर उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, आपको नहीं लगता आपने बहुत जल्दी इसे तकलीफ से आजादी दे दी? अगर आपकी जगह मैं होता ना तो इसे रूम में लॉक करके पहले तो इसकी कंबल कुटाई करता, फिर उसी रूम में इसे 4 दिनों तक भूखा प्यासा छोड़ देता मैं। उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ झलक रही थी। कहना क्या चाहते हो? मैं उस रूम में वापस जाकर उसकी पिटाई कर दूं? सिद्धार्थ ने उसे एक तिरछी नजर से देखते हुए कहा, मगर मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। Why don't you go instead? I'll increase your salary. अब आपने पहले ही उसे इतना अच्छा सबक सिखा दिया है कि मुझे लगता है अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरी। वैसे अब जब आपने सैलरी बढ़ाने की बात कही दी है तो इस बारे में मैं जरूर सोचूंगा। हाँ। रोहित ने एक हल्की सी हंसी के साथ अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। उसने अपना फोन निकालकर नमम सिंघानिया का नंबर डायल कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने वापस आकर दोबारा रूम की फुटेज चेक की और अपनी टाई ठीक करते हुए बोला, ये सारी वीडियो फुटेज कॉपी करके अब्बास दारू वाला को भेज दो। आगे क्या करना है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया।
उसके वहां से निकलने के यही कोई आधे घंटे के बाद नमम सिंघानिया घबराई हुई हालत में वहां आ गया। उसने जब उस कमरे की हालत देखी तो हैरानी के साथ साथ उसका चेहरा गुस्से से भी भर गया। रूम में इस वक्त सिवा पायल के और कोई नहीं था। आज से पहले नमम ने जितनी बार भी पायल को देखा था, हमेशा वो उसे बेहद खूबसूरत सी गुड़िया की जैसे लगती थी, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। मगर आज जो पायल उसके सामने थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अनकॉन्शियस हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे का मेकअप अजीब तरीके से यहाँ वहाँ फैला हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था। उसके लंबे सिल्की बाल इस वक्त किसी चिड़िया के घोंसले की तरह लग रहे थे। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उसकी बॉडी पर सही जगह पर नहीं थे। उसने उसे जहां तहां से खींच कर उतार डाला था। कोई भी उसे ऐसी हालत में देखता तो उसे पायल पागल खाने से भागी हुई कोई पेशेंट नजर आती। ये सारा नजारा देखकर नमन को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। तेजी से चलते हुए वो उसके पास पहुंचा। पायल, क्या 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 हो गया तुम्हें? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? नमम ने उसे जगाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर जैसे ही उसने उसके फेस को टच किया, उसे एक झटका सा लगा। पायल का टेम्परेचर नॉर्मल से कहीं ज्यादा हाई था। ये सब होने से बहुत पहले ही पायल अपना होश खो चुकी थी। जब उसे अपने फेस पर कुछ ठंडक का एहसास हुआ तो उसने झपट कर नमम का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे और गले से रगड़ने लगी। इस तरह उसे बहुत राहत फील हो रही थी। पायल, पायल होश में आओ पायल। नमन की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। पायल की हालत देखकर उसे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, मगर अब उसकी हरकतें देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो गया था कि उसे ड्रग्स दिया गया है। पूरी बात समझते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पायल चाहे जैसी भी थी, मगर अब वो उसकी होने वाली पत्नी थी। भले ही कुछ दिनों से वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी या फिर नमन के साथ उसके रिलेशंस में थोड़ी खटास आ गई थी, मगर फिर भी नमन उससे प्यार करता था और बहुत जल्द वो पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ भी थामने वाला था। ऐसे में वो कैसे ये बर्दाश्त कर पाता कि कोई पायल को इस तरह से हर्ट करने की कोशिश करे। नमन ने तेजी से आगे बढ़कर पायल को अपनी गोद में उठाया और उसे वहीं पड़े सोफे पर लिटा दिया। उसकी ड्रेस ठीक करने के बाद उसने अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ का नंबर डायल कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पायल के साथ ये सब करने की? जैसे ही सिद्धार्थ ने फोन उठाया, नमम ने गुस्से से उबलते हुए कहा। सिद्धार्थ इस वक्त अपनी BMW में बैठा आराम से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रहा था, इसलिए उसने ब्लूटूथ हेडसेट लगा रखा था। नमम की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई थी। ओह, आप तो बुरा मान गए मिस्टर सिंघानिया। आपकी वुड बी वाइफ वैसे तो बहुत समझदार है, मगर उससे गलती हो गई। मुझे गुस्सा दिला दिया उसने, बस उसी बात की सजा मिली है उसे। कहते कहते सिद्धार्थ की आवाज सख्त हो गई थी। नमम ने थोड़ा चौंक कर पायल के ऊपर एक नजर डाली और फिर सख्त आवाज में सिद्धार्थ को जवाब दिया। ऐसा भी क्या कर दिया पायल ने कि तुम्हें पायल के साथ ये सब करने की जरूरत पड़ गई? मैं तो तुम्हें एक शरीफ और अच्छे घर का आदमी समझता था, मगर आज तुमने पायल के साथ जो हरकत की है उससे तुम्हारा असली कैरेक्टर खुलकर सामने आया है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को एक जोर की हंसी आ गई। मेरा कैरेक्टर खुल के सामने आ गया है? रियली? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी होने वाली बीवी और स्पेशली तुम दोनों कोई दूध के धुले हो और तुम्हारे जैसे लोग मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? हाँ? नमम ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ी इरिटेशन के साथ बोला, देखो सिद्धार्थ, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे। पायल जो भी है, जैसी भी है, सबसे पहले वो एक लड़की है। कम से कम इस बात का ख्याल तो किया होता तुमने। एग्जैक्टली, यही बात तुम उसे क्यों नहीं समझाते? एक लड़की होकर भी उसने दूसरी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। What kind of a girl she is? बेहतर होगा कि तुम उसे खुद उसकी लिमिट समझा दो, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका शायद तुम्हें पसंद ना आए। उसकी किस्मत अच्छी है कि आज मैंने उसे सिर्फ एक छोटा सा सबक सिखाकर छोड़ दिया है। I'm warning you for the last time. अगर अब भी उसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी और दोबारा सोनल को हर्ट करने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया ना, तो आगे से वो ऐसा कुछ भी करने के लायक नहीं बचेगी। सिद्धार्थ ने सख्त आवाज में नमम को वार्न करते हुए कहा। ब्लूटूथ हेडसेट को ऑफ करने के बाद उसने फ्रस्ट्रेशन में उसे अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया। नमम ने जब कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज सुनी तो फोन को अपने कानों से हटाकर वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसे शॉक लगा था। ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ वो पायल को देखते हुए अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर पायल ने सोनल के साथ ऐसा क्या कर दिया जिससे सिद्धार्थ इस हद तक उससे नाराज हो गया है। सोच सोचकर अब उसका सिर दर्द होने लगा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। फिलहाल इन सब बातों को सोचने का उसके पास वक्त नहीं था। फिलहाल जितनी जल्दी हो सके पायल को यहाँ से लेकर जाना जरूरी था। तेजी से चलते हुए वो उस कमरे में बनी बड़ी सी खिड़की के पास पहुंचा और उस पर लगे पर्दे को खींचकर उतार लिया। उसने पायल को उस पर्दे से अच्छी तरह लपेट दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए। उसे अपनी बाहों में उठाए हुए वो तेजी से रूम से बाहर निकल गया। अब तक उसने भी कभी इस ड्रग के असर को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी जरूर थी। अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो पायल की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाने का खतरा था। दवाओं के असर से सोनल कब तक सोती रही उसे खुद पता नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो इस वक्त अपने रूम के बेड पर लेटी हुई थी। सामने बड़ी सी खिड़की के पर्दे के पीछे से सूरज की तेज रोशनी की हल्की सी झलक उसे नजर आ रही थी। रूम में से एकदम परफेक्ट टेम्परेचर के साथ सेट किया गया था। सोनल के सिर में तेज दर्द हो रहा था। दर्द से परेशान होकर अपना सिर पकड़ते हुए वो उठकर बैठ गई। उसने उठकर अपनी चारों तरफ नजर घुमाई। वापस अपने रूम में आकर वो बहुत खुश थी, लेकिन वो यहाँ आई कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, मगर उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। जो आखिरी बात उसे याद थी वो ये थी कि उसे बहुत तेज गर्मी लग रही थी।
और वो उस होटल के बाथरूम में किसी से मदद मिलने की उम्मीद में बैठी हुई थी। उसी वक्त किसी ने आकर उससे कहा था कि वो उसे सिद्धार्थ के पास लेकर जाने के लिए आया है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो यहाँ घर कैसे आई, इन सब में से एक भी बात उसे याद नहीं थी। इतना याद आने के बाद उसे कल रात की किंजल की गेट टुगेदर डिनर पार्टी की भी याद आई। उसने कुछ ऐसा पी लिया था जो उसे नहीं पीना चाहिए था। उसे पीने के बाद ही तो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो क्या सिद्धार्थ ने उसे वो ड्रग्स दिया था? अगर वो सोनल से ऐसा कुछ चाहता भी था तो एटलीस्ट एक बार उससे बात तो कर सकता था। इसके लिए उसे ड्रग्स देने जैसी गिरी हुई हरकत क्यों की उसने? एक नजर में तो उसे यही लग रहा था कि ये सब सिद्धार्थ का किया धरा है और फिर बाद में वही उसे वापस घर भी ले आया होगा। मगर उसके मन का एक हिस्सा उसे ये भी कह रहा था कि सिद्धार्थ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसने हमेशा उसकी हेल्प ही तो की थी, वो क्यों अचानक उसके साथ ऐसा कुछ करेगा? क्या सही है और क्या गलत है, ये सोचकर उसका सिर दर्द से फटने लगा था। परेशानी में वो बेड पर पलटी और उसके हाथ में उसका फोन आ गया। कांपते हाथों से फोन को उठाकर उसने एक बार उसकी स्क्रीन पर नजर डाली। टाइम देखते ही उसकी आंखें हैरानी से एकदम चौड़ी हो गई। ओह माय गॉड, 3 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। भले ही उसकी हालत जैसी भी हो, उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए फैशन हब भी जाना था। हड़बड़ाहट में उसने तेजी से बेड से उतरने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने बेड के नीचे पैर रखा वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उफ, इतनी बुरी हालत कैसे हो गई मेरी। सोनल को आज बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था जैसा सिद्धार्थ के साथ होटल ड्रीम पैलेस में एक रात बिताने के बाद हुआ था, जब वो पहली बार गलती से सिद्धार्थ के रूम में चली गई थी। मगर आज उसे अपनी हालत उस दिन से भी कहीं ज्यादा खराब महसूस हो रही थी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ और उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था? कहीं सिद्धार्थ ने फिर से तो उसके साथ कुछ, ये सोचकर वो पैनिक होने लगी थी। घबराहट में उसने अपना फोन देखा, उसमें इस वक्त 2 अनरेड मैसेजेस शो हो रहे थे। उसने मैसेज ओपन करके देखा, उनमें से एक मैसेज आलिया का था और दूसरा नमन का। उसने पहले आलिया का मैसेज ओपन किया। सोनल, अब कैसी हो तुम? सिद्धार्थ ने कुछ किया या नहीं? प्लीज जब भी तुम्हें मेरा मैसेज मिले सबसे पहले मुझे कॉल करना। आई रियली नीड टू टॉक टू यू। हाँ। आलिया का मैसेज पढ़ने के बाद उसने नमन का मैसेज ओपन किया। सोनल, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो? दोनों ही मैसेजेस पिछली रात को आए थे। उन दोनों मैसेजेस को पढ़कर सोनल और भी ज्यादा उलझ गई थी। ये दोनों आधी रात को उसे मैसेज करके उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसने फौरन अपनी बॉडी पर से चादर हटाकर खुद को देखा। उसने अब भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने किंजल की पार्टी में पहने थे। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसकी पूरी बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा था। अगर सिद्धार्थ के दिमाग में ऐसा कुछ चल भी रहा था तो उसने उससे बात क्यों नहीं की? ऐसे बेहोशी की हालत में जबरदस्ती उसके साथ ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई उसे? आखिर शादी करने का ये मतलब थोड़ी है कि उसे सोनल के साथ कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है। सोनल को अपने दिल के कोने में दर्द सा उठता हुआ महसूस हुआ। उसे सिद्धार्थ से ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना फोन वापस बेड पर फेंक दिया और किसी तरह उठकर दीवारों का सहारा लेती हुई चलकर बाथरूम तक पहुंच गई। बाथरूम में आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। उसके चेहरे या गले पर कहीं कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो थोड़ा चौंकी और अपने कपड़े हटाते हुए उसने एक बार अपनी पूरी बॉडी को चेक किया, मगर कहीं उसे ऐसा कोई निशान नजर ही नहीं आया जैसा पिछली बार उसकी बॉडी पर आ रहा था। ये देखकर वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई। अगर वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर उसे इतनी थकावट और कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? उसे ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात किंजल की पार्टी से निकलकर पूरे 10 किलोमीटर की दूरी तक भागते हुए वो यहाँ घर वापस आई है। फिलहाल इन सब बातों के लिए उसके पास वक्त नहीं था, सो उसने एक क्विक शावर लिया और अपने कपड़े चेंज कर तेजी से नीचे की तरफ चली गई। लगभग दौड़ती हुई वो मेन डोर की तरफ बढ़ गई। अपने ख्यालों में वो इतना खोई हुई थी कि उसे ये भी दिखाई नहीं दिया कि सिद्धार्थ वहीं लिविंग रूम में बैठा हुआ था। कहाँ जा रही हो तुम? अपने पीछे सिद्धार्थ की आवाज सुनकर वो एकदम से चौंकते हुए पीछे पलटी। तुम घर पर हो? वो भी इस वक्त? उसने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्योंकि ये सिद्धार्थ का ऑफिस था। मगर सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे चलते हुए वो उसके पास आ गया था। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर सोनल की इरिटेशन और बढ़ गई थी। मैं अपनी जॉब के लिए जा रही हूँ, उसने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी फैल गई। उसे इस बात पर हंसी आ रही थी कि इतनी खराब कंडीशन में होने के बावजूद सोनल को अपनी जॉब की फिक्र हो रही थी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? सोनल ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। क्योंकि मैंने किसी को भेजकर तुम्हारे बॉस को बता दिया है कि तुम आज काम पर नहीं आ पाओगी। सिद्धार्थ ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा। क्या? सोनल उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। तुम्हें मेरे ऑफिस का एड्रेस कैसे मालूम हुआ? उसने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछा। सिद्धार्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो कोई छोटी सी इनोसेंट बच्ची हो। तुम्हें लगता है ये सब छोटी मोटी चीजें पता करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? उसकी बात सुनकर सोनल भी अब थोड़ी रिलैक्स नजर आने लगी थी। वैसे भी इस वक्त उसकी जो हालत थी उसमें उसका वहां जाकर काम करना कहीं से भी सही नहीं था। मगर साथ ही उसके दिमाग में एक सवाल भी खटका जिसे पूछने से वो खुद को रोक नहीं पाई। आज अचानक तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी कि मुझसे बिना पूछे ही तुमने वर्क प्लेस पर डे ऑफ के लिए एप्लीकेशन दे दी? सोनल ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। एक तो उसे अपनी हालत ठीक नहीं लग रही थी, ऊपर से सिद्धार्थ भी आज कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सिद्धार्थ ने सचमुच उसके साथ कुछ गलत किया है और अब अपनी उस गिल्ट को दूर करने के लिए उसकी इतनी केयर कर रहा है? सोनल को लगातार अपनी तरफ देखते देखकर अब सिद्धार्थ भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा था। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? उसने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। तुम बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ है? सोनल ने भी जवाब देने की बजाय उससे उसी टोन में सवाल किया। सोनल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सिद्धार्थ ने अब थोड़ा परेशानी से पूछा। सोनल से अब और खड़ा नहीं रहा जा रहा था, सो वो जाकर सोफे पर बैठ गई। सिद्धार्थ, क्या कल रात तुमने हमारे बीच कुछ हुआ था? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। सिद्धार्थ समझ नहीं पाया वो क्या कहने की कोशिश कर रही है और उसने सोनल पर तंज कसने वाले अंदाज में जवाब दिया। ओह, तो
फाइनली तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया? हाँ, पिछली रात को उसने क्या कुछ नहीं किया, मतलब एक से बढ़कर एक जितने कांड हो सकते थे सब उसने किए, सिर्फ इस एक इडियट के लिए जो कितनी आसानी से हर रोज खुद को नई नई मुसीबतों में डालती रहती है। मगर वापस आकर जब उसने देखा कि सोनल की हालत अब ठीक हो चुकी है और वो आराम से सो रही है, तो उसकी सारी थकान, सारी टेंशन एक बार में ही दूर हो गई। मगर सिद्धार्थ का जवाब सुनकर सोनल का शक यकीन में बदल गया था। शुरू में जब कभी सिद्धार्थ उसे परेशान करता था ना, तो उसे उस पर बहुत तेज गुस्सा आता था। मगर फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वो बस बाहर से ही ऐसा है, अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान है। भले ही उसकी बातें थोड़ी कड़वी होती है, मगर उसने अनकाउंटेबल टाइम्स सोनल की हेल्प भी की थी। लेकिन इस बार जो सिद्धार्थ ने उसके साथ किया था ना, उसके बारे में सोचकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए जो फीलिंग्स आने लगी थी वो सब जैसे एक झटके में खत्म हो गई थी। डिसअपॉइंटमेंट में उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सिद्धार्थ? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पास ये सवाल पूछने भर की भी ताकत नहीं बची थी। सिद्धार्थ उसके इतने स्ट्रेंज रिएक्शन के साथ ही इस सवाल से थोड़ा चौंक गया था। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए एक बार सोनल की तरफ देखा। What are you trying to say? उसके सवाल से सोनल का गुस्सा एकदम से भड़क गया। उसने एक गहरी सांस खींची और चिल्लाते हुए बोली, समझ नहीं आया तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा सिद्धार्थ रॉय कपूर। जानवरों से भी ज्यादा बदतर हरकत की है तुमने मेरे साथ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सिद्धार्थ को सोनल के ऐसे बिहेवियर की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर वो एकदम से स्पीचलेस हो गया था। एक पल को उसे लगा कि कहीं सोनल अब तक नशे में ही तो नहीं है। क्या कुछ नहीं किया उसने इस लड़के के लिए और वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। अब तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। क्यों उसने हेल्प की उसकी? आखिर क्या जरूरत थी उसे उसकी हेल्प करके हीरो बनने की? पिछली रात न केवल उसने सोनल को उस रचित सभरवाल से बचाया, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि आगे से कोई भी उसके खिलाफ इस तरह की साजिश करने की हिम्मत ना करे। इतना सब करने के बाद भी उसे थैंक यू तक सुनने को नहीं मिला था। पूरा दिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात जो कुछ भी सोनल के साथ हुआ था, उसके बाद न जाने वो कैसा फील कर रही होगी। शायद मेंटली डिस्टर्ब भी हो। इसलिए उसने स्पेशली रोहित से कहकर उसके वर्क प्लेस के बारे में पता करवाया और डे ऑफ के लिए रिक्वेस्ट भी डाल दी थी। इतने से भी सोनल के लिए उसकी फिक्र कम नहीं हुई, तो वो ऑफिस से जल्दी घर चला आया। वापस आकर उसने देखा कि सोनल अब तक सोकर उठी ही नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि जब तक सोनल जाग नहीं जाती तब तक वो यहीं उसका वेट करेगा। पूरी रात और पूरे दिन उसने सोनल के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए इतना परेशान रहा, और इन सब के बदले में उसे क्या सुनने को मिल रहा था? उल्टा सोनल उसे ही हर बात का जिम्मेदार समझकर गालियां दे रही थी। इस लड़की को पता भी है कि ये क्या बकवास किए जा रही है। ये सोचकर ही फ्रस्ट्रेशन में सिद्धार्थ को जोर से हंसी आने लगी थी। उसकी इस हंसी में उसके दिल का दर्द और डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ नजर आ रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए उसने सोनल से पूछा, तो तुम्हें लगता है मैंने कल जो कुछ भी किया वो सब गलत था? नहीं करना चाहिए था मुझे? डोंट फॉरगेट कि तुम अब किसकी वाइफ हो। सिद्धार्थ रॉय कपूर का नाम जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। क्या सोनल ये कहना चाहती है कि उसने उसे बचाकर गलती कर दी? उसे सोनल को उस रचित सभरवाल के साथ छोड़ देना चाहिए था, ये जानते हुए भी कि उसकी वाइफ के साथ क्या होने जा रहा था। वो चुपचाप वहां खड़ा तमाशा देखता रहता। ये सब सोचकर ही सिद्धार्थ के दिल का दर्द और बढ़ने लगा था। अपने सीने में उसे एक आग धड़कती हुई सी महसूस हो रही थी। सोनल को अभी भी अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर उसकी बात सुनने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बॉडी में से सारी ताकत खींच ली हो। इससे पहले भी सिद्धार्थ ने उसे कई मौकों पर याद दिलाया था कि सोनल उसकी वाइफ है। अब वो सोनल मेहता नहीं बल्कि सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर है। पहले जब भी कभी सिद्धार्थ उसे ये सारी बातें याद कराता था तो उसकी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती थी। एक अलग सा ही खुशनुमा एहसास उसके दिल को छूने लगता था। मगर आज जब सिद्धार्थ ने उससे ये बात कही तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल हजार टुकड़ों में टूटकर बिखर गया है। वाइफ? कौन सी वाइफ? तुमने ही कहा था ना कि मैं सिर्फ नाम के लिए तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे, और ये शादी नहीं सिर्फ एक समझौता है। तो सिद्धार्थ जवाब दो मुझे, किसने तुम्हें हक दिया मेरे साथ ये सब करने का? हाँ, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरा। शायद इसलिए तुमने मेरा फायदा उठाया है ना? इतना कहते कहते सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। सोनल की बातें सुनते हुए अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट चुका था। गुस्से में उसने सामने पड़ी कॉफी टेबल को कस कर एक लात मार दी। टेबल तेज आवाज के साथ जाकर दीवार से टकराकर रुक गई। आर यू सीरियस? मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा? तुम्हें लगता है अगर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना होता तो तुम आज यहाँ खड़ी होकर मुझसे ये सवाल पूछने लायक होती? सिद्धार्थ को अब अफसोस हो रहा था अपने हर उस काम पर जो उसने कल रात से लेकर अब तक सोनल के लिए किया था। उसे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। झूठ मत बोलो सिद्धार्थ, अगर ऐसा नहीं था तो तुम मुझे वहाँ उस होटल से ऐसे क्यों लेकर आए? कोई जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? बोलो। सोनल ने भी गुस्से में भरकर चिल्लाते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा इतना तेज हो गया था कि उसे लग रहा था अब उसका सिर फट जाएगा। मैं तुम्हें वहां से क्यों लेकर आया, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? For your answer, unfortunately मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, and that's why I took you home. मेरे साथ ऐसी चीप हरकत करने के बाद भी तुम खुद को इंसान कहते हो। Shame on you. सोनल अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी कि सिद्धार्थ ने उसे ड्रग्स देने जैसी घटिया हरकत की थी। सिद्धार्थ से अब अपने गुस्से को और कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फ्रस्ट्रेशन में उसने सिगरेट निकाल ली। अगर उसके सामने सोनल की जगह कोई और होता तो शायद अभी तक वो कुछ और बोलने के लायक नहीं बचता। गुस्से की वजह से सिद्धार्थ के हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाकर उसने उसे लाइटर से 2-3 बार सुलगाने की कोशिश की, मगर वो जली ही नहीं। गुस्से से भरते हुए उसने दोनों ही चीजों को सामने दीवार पर दे मारा। इसके तुरंत बाद वो सोनल की तरफ पलटते हुए बोला, I can't believe कि तुम्हारी असलियत जानने में मुझे इतना वक्त लग गया। You are really a heartless girl, जिसे किसी की भी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। This is too much now.
आज के बाद दोबारा कभी मेरे सामने बताना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतना कहकर तेजी से चलते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। सिगरेट को उसने दरवाजे को इतने जोर से पटक कर बंद कर दिया कि पूरे घर में उसकी आवाज गूंज गई। मगर वो सोनल उसकी आवाज से ही घबराकर 2 कदम पीछे हट गई थी। बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की एक तेज आवाज आई और फिर कुछ ही पलों में तूफानी रफ्तार से ड्राइव करते हुए सिद्धार्थ वहां से दूर निकल चुका था। उसके जाने की आवाज सुनकर सोनल किसी बेजान लाश की तरह धम से सोफे पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि उसे रहने के लिए एक घर मिल गया है, सिद्धार्थ के जैसा एक केयरिंग हस्बैंड मिल गया है जो भले ही उसे प्यार नहीं करता मगर उसकी परवाह तो करता है। मगर आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब बस उसका खड़ा किया हुआ ताश का महल था। हवा का एक हल्का सा झोंका आया और सब कुछ अपने साथ उड़ा के ले गया। उसे महसूस हो रहा था कि वो आज भी उतनी ही अकेली थी, जिसके पास उसका अपना कहने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ ने जो किया उससे ज्यादा तकलीफ उसे अपना भरोसा टूटने की वजह से हो रही थी। दिल का ये दर्द सहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। ना जाने कितनी देर तक वो वहीं सोफे पर पड़ी रोती रही। सिद्धार्थ इस वक्त होटल ड्रीम पैलेस के अपने रूम में बैठा था। उसके सामने टेबल पर विस्की की एक बोतल और कुछ ग्लासेस पड़े हुए थे। जितना वो सोनल की कही बातों के बारे में सोचता उतना ही उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसने एक बार बोतल की तरफ देखा और उसमें से विस्की अपने सामने पड़े खाली ग्लास में उड़ेलने लगा। फिर उस ग्लास को अपने होठों से लगाते हुए एक ही सांस में उसने पूरा ग्लास खाली कर दिया। मगर इससे भी उसे कुछ राहत महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा उसके दिल में जो आग इस वक्त लगी हुई थी ना, वो और भड़कती जा रही थी। गुस्से में उसने पूरी ताकत के साथ ग्लास को जमीन पर दे मारा। ग्लास जमीन के साथ टकराकर एक तेज आवाज के साथ चूर चूर हो गया, मगर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। ठीक उसी समय अमन ने रूम के अंदर कदम रखा और अपने सामने एक खतरनाक नजारा देखकर एकदम से हड़बड़ा गया। सिद्धार्थ ने पूरा कमरा तहस नहस कर रखा था। Hey dude, this is not good. What's wrong with you, man? मगर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इस बार सीधे बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा ली। अमन ये देखकर और भी शॉक्ड हो गया था। अरे 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 क्या क्या कर रहा है सिद्धार्थ? अब स से सिद्धार्थ से सीधा द से देवदास बनने की तैयारी में लग रहा है तू। चल छोड़ इसे। कहते हुए उसने जबरदस्ती सिद्धार्थ के हाथ से बोतल छीन ली। सिद्धार्थ ने एक बार नाराजगी से उसकी तरफ देखा और फिर कैबिनेट खोलकर उसमें से दूसरी बोतल निकाली। अरे यार क्यों जिद कर रहा है? कहते हुए अमन ने उसकी दूसरी बोतल भी उसके हाथ से छीन ली। हुआ क्या है? अब कुछ बोलेगा भी? हाँ, मेरी बोतल वापस कर, सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से कहा। मगर अमन ने बोतल उसकी पहुंच से दूर करते हुए नाम ही अपनी गर्दन हिला दी। पहले तू बता, तूने यहाँ शराब की नदियां क्यों बाहर रखी हैं? हाँ, ये विस्की है। ओके, सिद्धार्थ ने वापस उसके हाथ से बोतल छीनने की कोशिश करते हुए कहा। एक ही चीज है, दोनों का ही काम है लिवर को डैमेज करना। हाँ, अमन ने हंसते हुए कहा। मुझे तेरे लेक्चर्स नहीं सुनने, बोतल वापस दे, सिद्धार्थ ने इस बार गुस्से में कहा। कहीं तूने फिर से अपनी बीवी से झगड़ा तो नहीं कर लिया ना? अमन ने इस बार उसे शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ जैसे किसी बम की तरह फट गया। झगड़ा, और वो भी उस इडियट से? ना तो मेरे पास इतना फालतू का वक्त है और ना ही इतनी एनर्जी है कि मैं उस स्टूपिड लड़की के ऊपर वेस्ट कर सकूं। सोनल से झगड़ा होने के बाद वो सीधा यहीं आ गया था और आने के बाद से लेकर विस्की पीकर अपने टेंस हो चुके ब्रेन को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। ओह, तो ये बात है, अमन ने उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट से देखते हुए कहा और वापस सारी बोतलें कैबिनेट के अंदर रखने लगा। कैबिनेट लॉक करते हुए वो वापस सिद्धार्थ की तरफ पलटते हुए बोला, अगर ऐसी ही बात थी तो तूने मुझे यहाँ आने को क्यों कहा? विनय को भी तो बुला सकता था ना तू? सिद्धार्थ ने उसके ऊपर एक जल्दी हुई सी नजर डाली और बोला, तुझे इतना भी नहीं पता है कि विनय इस वक्त एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में इंडिया से बाहर है? क्या विनय बिजनेस ट्रिप पर है और मुझे इस बारे में पता तक नहीं है? वेट, तू कहना क्या चाहता है? अगर विनय यहाँ पर होता तो तू मुझे यहाँ पर नहीं बुलाता? तूने मुझे क्या अपनी दूसरी बीवी समझ कर रखा है जिसे सिर्फ पहली वाली की एब्सेंस में ही याद कर सकते हैं? अमन ने कंप्लेन करते हुए कहा। जस्ट शट अप, ओके? सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर एक सिगरेट निकाल ली और उसे अमन की तरफ उछालते हुए कहा, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? यहाँ आदमी से एक ही बीवी नहीं संभलती है, दूसरी रखकर क्या अपनी जिंदगी जहन्नुम बनानी है मुझे? हाँ? अमन ने तुरंत सिगरेट कैच कर ली मगर उसे सुलगाने की बजाय अपनी उंगलियों के बीच में फंसाकर उससे खेलते हुए वो सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। सिद्धार्थ ने सिगरेट सुलगाकर उसके 2 लंबे लंबे कश लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने की कोशिश की मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सोनल मेहता, उससे ज्यादा बददिमाग बेवकूफ लड़की मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। सिद्धार्थ ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। ये देखकर अमन को हल्की सी हंसी आ गई। मुझे तो लगा था तू मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहता है। इट्स ओके, आई एम हियर टू लिसन टू ऑल योर कंप्लेंट्स, कैरी ऑन। कहते हुए उसने एक नजर सिद्धार्थ के चेहरे पर डाली और एकदम से चुप हो गया। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और बोला, आज जब वो सोकर उठी तो अजीब सी हरकतें कर रही थी, जैसे मैंने उसे उस रचित सभरवाल से बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मगर इतना कहने के बाद सिद्धार्थ का गुस्सा वापस भड़क गया और उसने गुस्से में दीवार पर एक जोरदार पंच मारकर चिल्लाते हुए कहा, तू ही बता कहाँ गलत था मैं? ऐसा कौन सा काम किया मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था? That's the biggest bullshit I've ever heard in my entire life. उसकी बात सुनकर अपनी सिगरेट सुलगाते हुए अमन के हाथ रुक गए। उसने एकदम से चौंकते हुए अपने होठों के बीच दबी सिगरेट निकाल ली और पूछा, कहीं उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है ना? मिसअंडरस्टैंडिंग? सिद्धार्थ ने एक जोरदार ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसे? क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। करोड़ों की बिजनेस डील को ठोकर मारकर मैं उस होटल तक गया ताकि उसे कुछ हो ना जाए। जो भी उसके गुनाहगार थे उन सबको रातों रात तबाह कर दिया मैंने।
ताकि आगे से वो उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना कर सके। और बदले में मुझे क्या मिला? मजाक बनाकर रख दिया इस लड़की ने मेरा। फिर उसने गुस्से में अमन की तरफ देखते हुए पूछा, नहीं, अब तू ही बता मुझे क्या गलत कर दिया मैंने? क्या चाहती थी वो कि मैं उस होटल रूम में जाऊं और उस कुत्ते सभरवाल को उसके साथ ये सब करते हुए चुपचाप देखता रहूं? और कुछ कहा उसने? अमन ने अब सीरियस होते हुए पूछा। नहीं, जब से जागी है बस किसी फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह यही बात रटी जा रही है कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अब मुझे यकीन हो गया है इन लड़कियों के चक्कर में मैं कभी कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। कितना भी कुछ कर लो इनके लिए हमेशा हमें ही गलत समझना होता है। बेसिकली सीने में दिल नहीं पत्थर होता है इनके। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, मेरे भाई प्लीज प्लीज शांत हो जा। देख देख, मुझे पक्का यकीन है उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बिना बात के वो कभी तेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगी। जब तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तब घर जाकर एक बार शांति से उसके साथ बात कर। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा यार। अमन ने उसे समझाते हुए कहा, मगर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और भड़क गया। तुझे क्या लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों जाऊं उससे बात करने? किया क्या है मैंने? सारा तमाशा खुद उसने खड़ा किया और अब वही बिना किसी रीजन के मुझे ब्लेम कर रही है। अनबिलीवेबल। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हर। सिद्धार्थ ने गुस्से में भरते हुए कहा, तो क्या करने वाला है? हाँ, जिंदगी भर इसी होटल के कमरे में पड़ा रहेगा, यहीं अकेला बैठकर दारू पीता रहेगा, जिंदगी भर अपना ये स्टूपिड सा एटीट्यूड लेकर बैठा रहेगा और यही सोचता रहेगा कि मैं क्यों जाऊं उससे बात करने? एटलीस्ट शो सम मैच्योरिटी मैन। अमन ने झल्लाकर उसे डांटते हुए कहा, हाँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या यहाँ अकेला नहीं रह सकता? उसके मेरी लाइफ में आने से पहले भी मैं अकेला ही रहता था। एंड डोंट फॉरगेट, तब मेरी लाइफ में ना बहुत सुकून और शांति थी। अच्छा है ना मेरी नजरों से दूर रहेगी वो। मुझे ना तो उस इडियट की शक्ल देखनी है और ना ही उसके बारे में कुछ सोचना है। सिद्धार्थ ने अपनी सिगरेट को एशट्रे में फेंकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अमन को तेज हंसी आने लगी थी। कभी कभी सिद्धार्थ बिल्कुल बच्चों की जैसे जिद करने लग जाता था। Are you sure तुझे अब उससे कभी बात नहीं करनी है? हाँ, उसने हंसते हुए पूछा। Of course, मैं अपनी बात से पलटने वाला नहीं हूँ। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा। ओके, लेट्स सी। कहते हुए अमन आराम से उसके बगल में आकर बैठ गया। देखना कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात को अचानक तेरा उससे मिलने का मन होने लगे और तो सब कुछ भूल कर बस उसकी एक झलक देखने के लिए वापस घर चला जाए। अमन ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, होने भी मत देना, वरना मैं इस बात के लिए पूरी जिंदगी तेरा मजाक उड़ाने वाला हूँ। अमन ने मजाकिया लहजे में उसे छेड़ते हुए कहा। सोनल कब तक लिविंग रूम में ही सोफे पर पड़ी रोती रही उसे खुद भी पता नहीं चला। अब तक तो उसके आंसू भी सूख गए थे। दोपहर से शाम हो गई थी, अंधेरा बढ़ने लगा था और धीरे धीरे आसपास के घरों के लोग अपनी लाइट्स ऑन करने लगे थे। मगर इन सबसे बेखबर सोनल अब तक वैसे ही सोफे पर पड़ी हुई थी। सिद्धार्थ अब तक घर वापस नहीं आया था। पूरे दिन से सोनल ने ना कुछ खाया ना पिया था, मगर फिर भी उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। जब पूरा घर अंधेरे में डूब गया तब जाकर सोनल को होश आया और वो धीरे से उठी। अपने रूम में वापस जाने से पहले उसकी नजर सोफे पर पड़े अपने फोन पर गई जो अंधेरे में चमक रहा था। उसने चौंकते हुए एक नजर फोन की स्क्रीन पर डाली। आलिया ने अभी अभी उसे मैसेज किया था। उसके अलावा भी उसके बहुत सारे अनरेड मैसेजेस थे। इतना ही नहीं, नमम के भी 2 मिस्ड कॉल्स पड़े हुए थे। उसने मैसेज ओपन किया। सोनल, तुम जाग गई क्या? सोनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कॉल मी बैक व्हेन यू वेक अप, ओके? आई एम रियली वरीड अबाउट यू। सोनल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आर यू स्टिल स्लीपिंग? सोनल, एटलीस्ट आंसर मी यार। सोनल ने एक एक कर आलिया के सारे मैसेजेस देखे। वो उसे रिप्लाई करने ही वाली थी कि आलिया का कॉल फिर से आ गया। वैसे तो सोनल का जरा सा भी मन नहीं था कि इस वक्त किसी से भी बात करने का, सो उसे कॉल रिसीव करते हुए थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। मगर आलिया ने उसे इतने सारे मैसेजेस भेज रखे थे कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, थैंक गॉड तूने कॉल रिसीव कर लिया। क्या यार, जान निकाल दी थी तूने मेरी। आलिया ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा। उफ, अब जाकर नींद खुली है तेरी। अपने लिए आलिया की फिक्र देखकर सोनल को ऐसा फील हुआ जैसे अभी भी कोई है जिसे उसकी सच में परवाह है। नहीं, मेरा फोन साइलेंट था, सो मुझे पता नहीं चला। अभी मैंने सारे मैसेजेस देखे। आर यू सीरियस? आई मीन हद है यार। तुझे पता भी है यहाँ मैं कितनी परेशान हो रही थी तेरे लिए। मैं तो ये सोच सोचकर मरी जा रही थी कि सिद्धार्थ ने क्या किया होगा तेरे साथ तुझे लेकर। आलिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोनल ने उसे बीच में ही टोकते हुए बात बदल दी। एक्चुअली उसे सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी नहीं सुनना था। तू वो सब छोड़, ये बता कि तूने इतनी बार कॉल क्यों किया मुझे? जहाँ तक मुझे मालूम है इतनी जल्दी रिजल्ट्स तो नहीं आने वाले हैं ना, राइट? अरे भाड़ में गया एग्जाम और भाड़ में गए रिजल्ट्स, आलिया ने कहा। अब वो भी काफी टेंशन में लग रही थी। तू बस मुझे बता कि कल रात तुझे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? सिद्धार्थ ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा? नहीं, ज्यादा कुछ कहाँ कहा, बस हम दोनों के बीच छोटा सा। नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ था। सोनल मन ही मन सोच रही थी। ओह थैंक गॉड, आलिया ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा। लेकिन फिर तो इतनी मरी हुई आवाज में क्यों बात कर रही है? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, पता नहीं क्यों तुझे ऐसा लग रहा है, सोनल ने बहाना बनाते हुए कहा। चल, अंत भला तो सब भला, आलिया ने एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा। तुझे पता भी है कल वो कितने डेंजरस मूड में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अकेले ही सारी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। बस करना आलिया, सोनल ने थोड़ी बेरुखी से जवाब दिया। मगर आलिया कहाँ रुकने वाली थी। एक बार उसकी टॉकिंग ट्रेन चलने लगी तो फिर उसमें ब्रेक लगाना इम्पॉसिबल हो जाता था। और यार सच्ची में जब वो तुझे होटल रूम से अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाया ना, उस वक्त वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। कसम से यार, कल तो
सलमान, शाहरुख सबकी छुट्टी कर दी उसने। पता है उसने होटल मैनेजर से क्या कहा? कहते हुए आलिया एक पल को रुकी और फिर सिद्धार्थ की आवाज की नकल करते हुए बोली, आई होप आज रात की सीसीटीवी फुटेज किसी और को कभी नहीं देखने को मिलेगी। और हाँ, यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बातें अगर यहीं तक रही तो हम सब के लिए बेहतर होगा। आपने आज मेरी जो हेल्प की है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी मेरी कोई भी मदद की जरूरत पड़ी ना, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। फिर एकदम से खुशी के मारे उछलते हुए आलिया ने कहा, यार मैं तो फैन हो गई हूँ सिद्धार्थ की। ही इज लाइक अ सुपर हीरो यार। सोनल के होठों पर भी एक मुस्कान फैल गई, मगर उसमें दर्द छिपा हुआ था। ऑफ कोर्स वो क्यों चाहेगा कि उसकी ये चीप हरकतें कोई और देखे या जाने। अगर किसी को पता चल गया कि उसने मुझे ड्रग्स देने जैसी गिरी हुई हरकत की है तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी सोसाइटी में। सोनल की बात सुनकर आलिया के हाथ से फोन छूटकर गिरते गिरते बचा। क्या क्या बोल रही है तू? सिद्धार्थ ने तुझे ड्रग्स दिया? मतलब सिद्धार्थ रॉय कपूर तेरे हस्बैंड ने तुझे ड्रग्स दिया? उसके अलावा कौन है जो मेरे साथ ये सब करेगा? सोनल ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हे भगवान जी, इस लड़की को क्रिएट करते टाइम आप इसकी खोपड़ी में भेजा डालना भूल गए थे क्या? मतलब कहाँ से चलकर तेरे पास इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं बोल? आलिया ने अपना सिर पीटते हुए थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आलिया, उसने खुद मेरे सामने सब कुछ कन्फेस किया है। सोनल ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा, आज दोपहर उसके और सिद्धार्थ के बीच में जो भी बातें हुई थी वो सब अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। जितनी बार भी वो सब उसे याद आता ना, उतनी बार उसे अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस होता था। क्या कन्फेस कर लिया? आलिया ने सरप्राइज होते हुए पूछा। यही कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी ने किया था। कहते हुए सोनल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है आलिया? कैसे कर सकता है? तो क्या बोल रही है सोनल? कहीं तूने उससे झगड़ा तो नहीं कर लिया? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। जस्ट बिकॉज़ तूने इमेजिन कर लिया कि तुझे सिद्धार्थ ने ड्रग्स दिया था। आलिया अब भी उसकी बात सुनकर शॉक थी। सोनल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी खामोशी से आलिया और ज्यादा इरिटेट हो गई। उसने लगभग डांटते हुए कहा, सोनल मैंने तुझे कितने सारे मैसेजेस किए थे, किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लिया होता। तुझे पता भी है तूने सिद्धार्थ को कितना गलत समझ लिया है। कल रात तो अचानक वहाँ पार्टी में से गायब हो गई थी। मैंने तुझे कहाँ था नहीं पूछा, एक स्टाफ मेंबर और क्लासमेट्स सबसे मैंने तेरे बारे में पूछा, मगर किसी को पता नहीं था कि तू कहाँ पर है। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तेरा फोन मेरे पास था, सो मैंने सिद्धार्थ को कॉल करके वहाँ होटल बुलाया। और तुझे पता है मेरी बात सुनते ही वो अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आया, सिर्फ तेरे लिए। उसने अपने आदमियों से भी तेरे बारे में पता करवाया और तुझे खोज कर निकाला। तुझे पता भी है अगर उसने 1 मिनट की भी देरी की होती ना तो वो मोटा भैंस रचित सबरवाल तेरे साथ, मैं बता भी नहीं सकती तुझे। आलिया की बातें सुनकर सोनल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से सीधे जमीन पर लापटका है। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है आलिया? सोनल ने लड़खड़ाती हुई आवाज में किसी तरह आलिया से पूछा। वही कह रही हूँ जो सच है। कल रात किसी ने जानबूझकर तुझे ड्रग्स दिया था और फिर तुझे उस रजत सबरवाल के पास पहुंचा दिया था। तुझे पता भी है सिद्धार्थ ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा है। वो तो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। पुलिस उसे पकड़कर घसीटते हुए वहां से लेकर गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा था। आलिया ने कल के नजारे को याद करते हुए उसे बताया। आलिया के मुंह से ये सब सुनकर सोनल अभी भी शॉक थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर से सारी ताकत ही खींच ली हो। उसने जो कुछ भी सिद्धार्थ के बारे में सोचा था, असलियत तो उससे एकदम ही अलग थी। तुझे पता है उस होटल रूम से बाहर निकलते टाइम सिद्धार्थ ने तुझे अच्छी तरह से बेडशीट से कवर करके रखा था ताकि किसी को भी पता न चले कि वहां तू भी मौजूद थी। कितनी फिक्र है उसे तेरी। मैं उससे ज्यादा तो नहीं मिली, मगर मैंने उसे जितनी बार भी देखा था हर बार एक सक्सेसफुल और सुलझे हुए बिजनेसमैन की नजर से ही देखा था। मगर कल उसका मैंने एक अलग ही चेहरा देखा यार। अगर तुझे जरा सी भी खामोश आई होती ना तो पक्का वो कल उस रचित सबरवाल को वहीं जान से मार डालता। ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया आलिया? सोनल ने घबराते हुए कहा। होना क्या है, ब्लंडर किया है तूने, वो भी एकदम बड़ा वाला। आलिया ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा। तुझे पता है सिद्धार्थ तुझे तुरंत वहां से लेकर चला गया था, मगर उसका पर्सनल असिस्टेंट वो वहीं रुका हुआ था। मैंने उससे बात करके तेरे बारे में पूछा, उसी ने मुझे सब कुछ बताया। ये भी कि कल वहां तुझे खोजने आने के लिए सिद्धार्थ को अपनी करोड़ों की डील तक छोड़नी पड़ गई थी। क्या कह रही है यार? उसने इतना लॉस उठाया, वो भी मेरे लिए। सोनल को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तेरी जैसी इडियट ना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी है। तुझे पता भी है तुझे कितना अच्छा हस्बैंड मिला है? हर यहाँ लड़कियों को 36 सोमवार के व्रत रखने के बाद भी ढंग के हस्बैंड नसीब नहीं होते हैं, और तुझे भगवान ने इतना इजीली इतना प्यारा हस्बैंड तोहफे में दे दिया, शायद इसीलिए तुझे उसकी कदर नहीं है। आलिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सोनल से कुछ बोला ही नहीं गया। अपना सिर पकड़े वो धम से सोफे पर बैठ गई। वैसे तूने उसे ज्यादा कुछ तो नहीं सुनाया ना? आलिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा सुनाया था उसने सिद्धार्थ को। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात के लिए वो खुद पर हंसे या रोए। सिद्धार्थ ने उसके लिए इतना सब किया और उसने उसे एक थैंक यू तक नहीं बोला, उल्टा उसे ही इतना गलत समझ लिया। आखिर कैसे उसने सोच भी लिया कि सिद्धार्थ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। इतना तो सुना ही दिया था कि वो नाराज होकर घर से चला गया है। सोनल ने परेशान होते हुए कहा। जवाब में दूसरी तरफ से आलिया के मुंह से भी डिसअपॉइंटमेंट से भरी एक गहरी सांस निकल गई। I don't even know what to say.
आलिया, सोनल ने परेशानी से नाखून चबाते हुए कहा, तू ये बता ना, क्या करूं अब मैं? सिद्धार्थ ने मुझसे कहा है कि वो अब कभी जिंदगी भर मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। अरे ये भी अब मैं ही बताऊं तुझे? आलिया ने बिफरते हुए कहा, मैं क्या करूं आलिया? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। सोनल ने परेशानी से भरी आवाज में कहा, बड़ी जल्दी नहीं फील होगी तुझे ये बात? आलिया ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, मैंने तुझे कल रात को ही मैसेज किया था कि जागने के बाद सबसे पहले मुझे कॉल करना, मगर नहीं, तुझे तो पहले चारों तरफ रायता फैलाना था। अब देख ले, इतना अच्छा हस्बैंड तुझे छोड़कर चला गया। किसे कहते हैं अपने हाथों अपनी तकदीर को चूल्हे में डाल देना। आलिया, तू मुझे ऐसे ही टॉन्ट मारती रहेगी या मेरी हेल्प करेगी? सोनल ने अब थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ओके फाइन, बट जो कुछ भी किया ना तूने सिद्धार्थ के साथ, उसका पछतावा है तुझे? बोल। मैं यहाँ गिल्ट से मरी जा रही हूँ और तुझे मजाक लग रहा है। तू बस मुझे बता कि मैं कैसे मनाऊं सिद्धार्थ को। सोनल ने इरिटेशन में अपने बाल खींचते हुए कहा, अरे इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? गलती तूने की है, सीधे से जाकर उससे माफी मांग ले, सिंपल। क्या माफी मांग लूं? दैट्स इट? और तुझे लगता है वो मुझे माफ कर देगा? सोनल ने थोड़ी बेचैनी से पूछा, अरे नहीं तो तुझे क्या लगता है सचमुच वो पूरी जिंदगी तेरी शक्ल नहीं देखेगा? जब वो घर आएगा तो उसके पास जाकर उसे कहना, सिद्धार्थ आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। और सुन, जरा प्यार से बोलना, ठीक है? फिर देखना कैसे झट से मान जाएगा वो। सोनल धीरे धीरे चलते हुए खिड़की के पास आ गई थी। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा जहाँ तारे चमकने लगे थे। फिर एक बार उसने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा जिसमें रात के 8 बजे का टाइम शो हो रहा था। उसने वापस फोन कान से लगाया और हताश आवाज में कहा, कोई फायदा नहीं है आलिया, वो अब घर ही नहीं आने वाला है। अगर उसे वापस आना होता तो अब तक आ चुका होता। तो तू क्या करेगी? कितनी जल्दी हार मान लेगी? आलिया ने उसे किसी दादी माँ की तरह डांट कर समझाते हुए कहा, हस्बैंड वाइफ के बीच तो ये सब झगड़े होते ही रहते हैं। मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को जाने ना जाने कितनी बार ऐसा कहा होगा कि वो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, मगर नेक्स्ट डे वो एक दूसरे के साथ प्यार से बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आते हैं। इसलिए उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ओके? आलिया, तू नहीं जानती सिद्धार्थ वो कितना खड़ूस टाइप का आदमी है। उससे बात करना और पत्थर से सिर मारना ना दोनों एक ही चीज है। और फिर आज जो हुआ उसके बाद तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि वो मुझसे बात करेगा। चल ठीक है, मान लिया कि वो घर नहीं आ रहा है, मगर तू तो उसके पास जा सकती है ना। उसके ऑफिस का एड्रेस तो पता है ना तुझे? वो घर छोड़कर जा सकता है, लेकिन अपना वर्क प्लेस छोड़कर कहाँ जाएगा? सीधे उसके ऑफिस में घुसकर उसके पैर पकड़ ले और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वो अपने मुंह से ना कह दे कि उसने तुझे माफ कर दिया है। और फिर तूने खुद ही कहा था ना कि उसे तेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद है, तो अपने साथ उसके लिए अच्छा खाना भी बनाकर लेकर जाना। तुझे लगता है उसके बाद भी वो तुझे माफ नहीं करेगा? आफ्टर ऑल मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है, राइट? आलिया ने उसे बिल्कुल किसी छोटी सी बच्ची की तरह समझाते हुए कहा। उसकी बातों से अब सोनल को उम्मीद नजर आने लगी थी, मगर फिर उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, आलिया वो मुझे कुछ पूछना था तुझसे। हाँ बोलना। वो तुझे तो पता है ना कि कल मुझे चाहे जिस किसी ने भी ड्रग्स दिया हो, मगर सच्चाई तो यही है ना कि उसका असर अपने आप खत्म नहीं होता। सोनल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, तूने तो कितनी सारी रोमांटिक और जासूसी नॉवेल्स पढ़ी है ना, और ना जाने कितने सारे सिर दर्द कराने वाले सीरियल्स भी देखती रहती है, तो तुझे कुछ तो अंदाजा होगा ना कि कल रात क्या हुआ होगा। सोनल, अगर सिद्धार्थ ने तेरे साथ कुछ किया भी होगा ना, तो वो उसकी मजबूरी रही होगी। उस बेचारे के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब वो तुझे वहाँ खड़ी खड़ी ऐसी हालत में तड़प तड़प कर मरते हुए तो नहीं देख सकता था ना। और फिर तुझे प्रॉब्लम किस बात से है? You both are already married. So अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इट्स नॉर्मल। आलिया ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, लेकिन हमारी शादी कौन सी नॉर्मल है? So I'm really feeling awkward about this situation यार। सोनल ने बुरी तरह डिसअपॉइंट होते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, जो हुआ अब उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। कहते हुए आलिया एक पल को रुकी और फिर बोली, वैसे एक और पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हो सकता है कि उसने उस ड्रग्स के असर को दूर करने के लिए मेडिकेशन यूज किया हो। क्या सच में? सोनल ने एकदम से खुश होकर एक्साइटेड होते हुए पूछा, मगर अगले ही पल उसके दिल ने खुद ही इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह नकार दिया और बुझी हुई आवाज में बोली, मगर मुझे नहीं लगता उसने मेडिकेशन यूज किया होगा। You know, I'm feeling a sharp pain in my entire body. अब इस सवाल का जवाब तो आलिया के पास भी नहीं था, मगर सोनल को पॉजिटिव फीलिंग देने की गरज से उसने कहा, मगर यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने मेडिकेशन ही यूज किया हो। ड्रग्स और दवाओं के असर से शायद तुझे ऐसा फील हो रहा हो। जो भी हो, इस वक्त तुझे बस ये सोचना है कि सिद्धार्थ ने ही तेरी जान बचाई है। तो सीधे सीधे उसी को कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेती कि उसने ड्रग्स के असर को दूर करने के लिए मेडिकेशन यूज किया था या कुछ और? अब ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कहते हुए सोनल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एकदम से सोफे पर गिर गई। ओह गॉड, इट्स सो अननोइंग। कैसे पूछूंगी मैं उससे ये सब? इरिटेशन में कुशन से अपना मुंह दबाते हुए उसने कहा। कुछ देर तक वैसे ही पड़े रहने के बाद फाइनली सोनल ने हिम्मत करके अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ का नंबर डायल कर दिया। हालांकि उसे कॉल करते हुए सोनल के हाथ कांप रहे थे, मगर फिलहाल इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो तो अभी भी इस उलझन में थी कि अगर सिद्धार्थ ने कॉल रिसीव कर लिया तो वो उससे पूछेगी क्या। दूसरी तरफ होटल ड्रीम पैलेस में सिद्धार्थ आराम से सोफे पर पसर कर कमरे की छत को देखे जा रहा था। सामने टेबल पर पड़ा उसका फोन काफी देर से लगातार बज रहा था, मगर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। शायद उसे पहले ही अंदाजा था कि उसे कौन कॉल कर सकता है। अमन कुछ देर तक तो फोन को देखता रहा, फिर बोला, तो उससे बात नहीं करेगा? क्यों करूं मैं उससे बात? सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, स्टॉप इट यार,
क्या बच्चों के जैसे बिहेव कर रहा है? एटलीस्ट शो सम मैच्योरिटी मैन। अमन ने इस बार थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मैं बच्चों के जैसे बिहेव कर रहा हूँ? मैंने उससे कहा था मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी है और मैं बस अपनी बात पर कायम हूँ। जिसमें कौन सा बचपना दिख रहा है तुझे? सिद्धार्थ ने भी उसी टोन में जवाब दिया। दूसरी तरफ सोनल फोन को अपने कान से लगाए गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी कि शायद अब सिद्धार्थ उससे कुछ कहेगा। हालांकि फोन पर अभी भी लगातार रिंग जाती हुई सुनाई दे रही थी, मगर किसी के रिसीव ना करने के कारण कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट होता जा रहा था। थककर उसने फोन टेबल पर रख दिया। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज टोन बजा। सोनल को ऐसा लगा जैसे उसका दिल उछलकर एक्साइटमेंट के मारे जोर जोर से धड़कने लगा है। शायद सिद्धार्थ बिजी होगा इसलिए उसने मैसेज किया है। ये सोचकर उसने जल्दी से मैसेज ओपन करके देखा और उसकी सारी एक्साइटमेंट एक ही पल में हवा हो गई, क्योंकि ये मैसेज सिद्धार्थ ने नहीं बल्कि आलिया ने उसे भेजा था। एक पल को उसे आलिया के ऊपर गुस्सा भी आया, मगर फिर भी उसने मैसेज पढ़ा, सोनल अभी के अभी बिजनेस चैनल देख, उस पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सोनल की समझ में नहीं आया आलिया उसे बिजनेस चैनल क्यों देखने को कह रही है, मगर फिर भी उसने टीवी ऑन किया और रिमोट के बटन दबाते हुए चैनल चेंज करने लगी। बिजनेस चैनल ओपन होने के बाद जो हेडलाइन उसे वहां फ्लैश होती नजर आई, उसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गई। इंडिया के सबसे बड़े बैंक के जनरल मैनेजर मिस्टर रचित सबरवाल पर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद मिस्टर सबरवाल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। सोनल ने कंफर्म करने के लिए हेडलाइंस को बार-बार पढ़ा और फिर स्क्रीन पर चल रही वीडियो फुटेज को गौर से देखा। उसकी पूरी बॉडी में कंपकपी से दौड़ गई। टीवी पर जिस इंसान का चेहरा इस वक्त उसे नजर आ रहा था, उससे वो अनजान नहीं थी। पहले भी कई बार वो उससे मेहता निवास में मिल चुकी थी। जिन नजरों से वो हमेशा सोनल की तरफ देखता था, उससे सोनल हमेशा उसके सामने खुद को अनकंफर्टेबल फील करती थी। और फिर उसे वो दिन भी याद आया जब पायल ने उसे मेहता निवास से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उस दिन वो बार-बार एक ही बात के लिए उसे ब्लेम कर रही थी कि उसकी पिछली रात सोनल मिस्टर सबरवाल के पास जाने की बजाय कहीं और चली गई थी। और शायद ये सोनल की अच्छी किस्मत ही थी कि वो उस रात सबरवाल की बजाय सिद्धार्थ के रूम में पहुंच गई थी। पिछली बार तो वो इस आदमी से अपनी किस्मत के सहारे बच गई थी, मगर इस बार उसे सिद्धार्थ ने बचाया था। उसने नफरत से भरकर एक बार और रचित सबरवाल की तरफ देखा। इस वक्त वो एकदम हेल्पलेस और थका हुआ सा लग रहा था। उसके पूरे चेहरे पर बड़े-बड़े चोट के निशान थे। रिपोर्टर्स की पूरी टीम ने उसे घेर रखा था और चारों तरफ से उसके ऊपर कैमरे की फ्लैशलाइट्स चमक रही थी, जिसे अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो बार-बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि सिद्धार्थ ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा था, मगर सोनल को उसके लिए जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा था। ना ही उसे रचित सबरवाल की ये हालत देखकर कोई खुशी महसूस हो रही थी, बल्कि उसे तो सिद्धार्थ के लिए बुरा लग रहा था, जिसे उसने बिना किसी गलती के कितनी बड़ी सजा दे दी थी। शुरू से ही उसने सिद्धार्थ को गलत समझा और बिना कुछ सोचे समझे ये मान लिया कि ये सब उसने किया है। लेकिन अगर सिद्धार्थ ने वक्त पर आकर उसे ना बचाया होता तो उसका क्या होता? उसके बाद अगर सिद्धार्थ उसे कुछ ना भी कहता तो क्या वो खुद को कभी उसकी बीवी कहलाने के लायक भी समझ पाती? क्या वो कभी उसका सामना कर पाती? या फिर ये भी तो पॉसिबल था ना कि जिस तरह उसने सिद्धार्थ को गलत समझा, वो भी उसे गलत समझकर खुद ही उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता। फिर कहाँ जाती वो? ये ख्याल मन में आते ही सोनल को पसीना आने लगा। उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी और हाथ पैर कांपने लगे थे। सिद्धार्थ ने जो उसके लिए किया था, शायद उसी का नतीजा था कि वो सही सलामत आज यहाँ इस घर में खड़ी थी। मगर सोनल की एक बेवकूफी के कारण आज वो खुद अपने ही घर में आने के लिए तैयार नहीं था। सोनल जब से सिद्धार्थ से मिली थी, तब से ही उसने सिद्धार्थ के एरोगेंट बिहेवियर को नोटिस किया था। कई बार उसने उसे बुरी तरह परेशान भी किया। कई बार सोनल की जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की भी कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच ये भी था कि सिद्धार्थ ने उन दोनों की पहली मुलाकात से लेकर आज तक हर बार सोनल को प्रोटेक्ट किया था। सिचुएशन चाहे जैसी भी क्यों न रही हो, हर बार वो चट्टान की तरह आकर सोनल के साथ खड़ा रहा और उसे कभी ये फील नहीं होने दिया कि इस दुनिया में वो अकेली है। ये सब सोचकर उसे और भी ज्यादा गिल्ट फील होने लगा था। सोनल ने एक बार घड़ी की तरफ नजर डाली। रात के 10 बजने को आए थे, मगर सिद्धार्थ का अब तक कहीं कोई अता पता नहीं था। उसने एक बार फिर से उसका नंबर डायल किया, मगर अभी सिर्फ 2 बार ही रिंग गई थी कि दूसरी तरफ से कॉल डिक्लाइन कर दिया गया। सोनल ने एक बार चौंकते हुए फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फिर से नंबर डायल कर दिया, मगर इस बार एक रिंग भी मुश्किल से गई होगी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। धड़कते दिल के साथ उसने तीसरी बार कॉल किया, मगर इस बार कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ और उसकी जगह एक रिकॉर्डेड फीमेल वॉइस सुनाई दी। सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रीचेबल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सोनल की आंखों में आंसुओं के साथ साथ होठों पर एक मुस्कान भी आ गई। सिद्धार्थ उससे इतना ज्यादा नाराज था कि उसके कॉल से परेशान होकर उसने उसे ब्लॉक ही कर दिया था, मगर सोनल भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सो अब उसने डिसाइड किया कि अब वो उसे डायरेक्ट मैसेज से अपनी बात कहेगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए चैट मैसेज ओपन किया और मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? मगर फिर कुछ सोचकर उसने ये मैसेज डिलीट कर दिया। वो दोनों इतने भी फ्रेंडली नहीं थे कि वो उससे सीधे-सीधे ऐसे सवाल करे। और फिर सिद्धार्थ उससे नाराज भी तो था। उसने दूसरा मैसेज टाइप करना शुरू किया। सिद्धार्थ, अब भी नाराज हो मुझसे? मैसेज सेंड करने से पहले उसने एक बार मैसेज की तरफ देखा और अपना सिर पीट लिया। क्या स्टूपिड क्वेश्चन कर रही है तू उससे सोनल? ऑफ कोर्स नाराज है वो तुझसे, तभी तो तेरा नंबर ब्लॉक किया है उसने। आखिर में काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने फिर से मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्लीज गुस्सा थूक दो ना और मुझे माफ कर दो। प्लीज 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 रिप्लाई जरूर करना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इस टाइम उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो मैसेज सेंड कर दिया। दूसरी तरफ होटल ड्रीम पैलेस में अमन टीवी का रिमोट हाथ में लिए बोरियत से टीवी चैनल्स बदल रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ की फोन पर मैसेज टोन बजी और स्क्रीन चमकने लगा।
बैठे बैठे ही थोड़ा उचकते हुए एक नजर फोन पर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो किसी में तो समझदारी है, अब भी हार नहीं मानी है उसने। सिद्धार्थ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए एक बार फोन की तरफ देखा, मगर मैसेज पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखेगा नहीं, क्या कह रही है वो तुझसे? अमन ने एक हल्की सी हंसी के साथ उससे पूछा। इसमें देखने लायक क्या है? मुझे अपना मूड और खराब करने का कोई शौक नहीं है। सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया। ठीक है, जब तुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है तो मैं ही देख लेता हूँ वो क्या कह रही है। कहते हुए उसने झुककर सिद्धार्थ का फोन टेबल पर से उठा लिया। अभी उसने उसका पासवर्ड एंटर करने के लिए फर्स्ट की ही प्रेस की थी कि सिद्धार्थ ने एक झटके से उसके हाथ से फोन छीन लिया। ओफ, ये तड़प, बस यही देखनी थी मुझे। अमन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, शट अप। सिद्धार्थ ने नाराजगी से उसे देखते हुए कहा और फिर अपनी नजरें फोन की स्क्रीन पर डाली। खुद सोचकर उसने मैसेज ओपन कर दिया। सोनल का मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। ऐसा भी क्या कह दिया उसने जो इतना स्माइल कर रहा है तू? हाँ? अमन ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा। That's none of your business। कहते हुए सिद्धार्थ ने तुरंत सोनल के मैसेज का रिप्लाई कर दिया। ओह, तो फाइनली अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। डोंट यू थिंक माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो गई है? इट्स टू लेट सोनल मेहता। पायल की जब नींद खुली तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। यही नहीं, उसकी पूरी बॉडी में भी दर्द हो रहा था और उसे वीकनेस भी महसूस हो रही थी। दर्द से कराहते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। विंडो ग्लास से हल्की सी रोशनी रूम में आ रही थी। रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद रात का वक्त था, इस वजह से रूम लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। जब पायल फाइनली पूरी तरह से होश में आई तो उसने इधर उधर देखा। नहीं, ये उसका कमरा नहीं था, बल्कि वो तो किसी अनजान जगह पर थी। रूम के इंटीरियर को देखकर उसने गेस किया कि वो किसी होटल रूम में थी। पायल का कलीजा धक से रह गया। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और एक ही पल में उसकी आंखों के सामने कल रात का सारा इंसिडेंट घूम गया। सिद्धार्थ ने उसे बुरी तरह धमकाने के बाद अब्बास दारूवाला के घर में उस वेटर के साथ उसे अकेला छोड़ दिया था। सिद्धार्थ के जाने के बाद जितनी देर वो होश में रही वो बार बार उसे अपने करीब आने के लिए उकसाता रहा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाती थी वो बड़ी बेरहमी से खुद को उससे दूर भी हटा देता था। दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ इस होटल रूम में कैसे आ गई। कांपते हाथों से उसने अपनी बॉडी पर बड़ी बेडशीट को हटाया और एज एक्सपेक्टेड कपड़ों के नाम पर उस बेडशीट के अलावा और कुछ भी उसकी बॉडी पर नहीं था। बाथरूम में आते ही कोई आवाज सुनकर पायल एकदम से चौंक गई। वो इस कमरे में अकेली नहीं थी, ये जानकर अब वो और भी पैनिक होने लगी थी। बाथरूम में से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। उसका दिल फुल स्पीड से धड़क रहा था, फिर भी खुद को मजबूत करते हुए उसने अपनी नजरें बाथरूम के दरवाजे पर गड़ा दी। पायल पिछले कई सालों से एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। इस फील्ड में आने से पहले ही उसने इन सब चीजों के लिए खुद को तैयार कर लिया था। बेसिकली वो काफी ओपन माइंडेड थी, लेकिन फिर भी ड्रग्स के नशे में किसी वेटर के साथ रात बिताना ये उसे किसी हाल में मंजूर नहीं था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आनी बंद हो गई थी। बाथरूम का दरवाजा खुला और इसके साथ ही पायल ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। फाइनली जाग गई तुम? नमम ने बाथरूम से बाहर आते हुए पूछा। नमम! पायल खुशी से भरकर चिल्लाई। नमम को देखकर उसकी सारी टेंशन दूर हो गई और वो एकदम रिलैक्स महसूस कर रही थी। अब वो ड्रग्स के नशे से भी पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। नो डाउट नमम ने ही इन सब में उसकी हेल्प की थी। आज पायल को अपनी पसंद पर सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। अभी नमम से उसकी शादी तो क्या एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी। उसके बावजूद जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होती थी ना, नमम हमेशा किसी फरिश्ते की तरह आकर उसे किसी न किसी तरह सारी मुसीबतों से बचा लेता था। खुशी से भरकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, नमम, नमम तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ। मुझे पता था तुम मेरी हेल्प करने जरूर आओगे नमम। तुम्हें पता है मैं कल रात कितनी डर गई थी। कहते हुए पायल की आंखों में आंसू आ गए, मगर अचानक गुस्से में भरकर दांत पीसते हुए उसने कहा, बास्टर्ड सिद्धार्थ रॉय कपूर, तुम्हें पता है उसने कितनी घटिया हरकत की है मेरे साथ। नमम ने तेजी से रूम में आते हुए रूम की लाइट्स ऑन कर दी। पूरे कमरे में तेज रोशनी हो गई। पायल, मैं भी तुमसे यही जानना चाहता था, क्या जरूरत थी तुम्हें सिद्धार्थ रॉय कपूर से उलझने की? नमम के इस सवाल से पायल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, जैसे उसकी कोई चोरी नमम ने पकड़ ली हो। मगर तुरंत खुद को संभालते हुए उसने कहा, व्हाट आर यू सेइंग? मुझे क्या पड़ी है उस रईसजादे से उलझने की? मुझे भी सैकड़ों काम होते हैं। तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फालतू का टाइम है कि मैं जाकर उससे उलझती रहूंगी? हाँ? नमम कुछ पलों तक उसे देखता रहा, फिर पलटकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़कों पर शोर शराबे के बीच गाड़ियां फुल स्पीड से दौड़ रही थी और ऊपर तारों से भरा आसमान था, बिल्कुल शांत। नमम ने आसमान की तरफ देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की, मगर उसे अपने दिल में सड़क के ट्रैफिक जितनी ही हलचल और शोर महसूस हो रहा था। उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगाई और उसके दो लंबे लंबे कश लगाने के बाद पायल की तरफ मुड़ते हुए बोला, रियली? तुम्हें पता है सिद्धार्थ रॉय कपूर ने मुझसे क्या कहा? नमम ने पलटकर खिड़की से टेक लगाकर खड़ी होते हुए कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह ये बात बिठा दूं कि अगर तुमने दोबारा सोनल के साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो अगली बार उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। सो कुड यू एक्सप्लेन मी दिस? हाँ? नमम की बात सुनकर पायल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे क्या पता वो किस बारे में बात कर रहा था, शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। मगर फिर उसने तुरंत उठकर सीधा बैठते हुए कहा, एक्चुअली मुझे तो लगता है ये सब सोनल का ही किया करा है। वो हम दोनों से बदला लेना चाहती है। हम दोनों ने उसे घर से निकाल दिया था ना, इसलिए शायद अब वो जानबूझकर सिद्धार्थ को मेरे खिलाफ भड़का रही है और उसकी झूठी बातों में आकर सिद्धार्थ मुझे हर्ट कर रहा है। नमम अब थक चुका था, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसे अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। अब्बास दारूवाला ने पायल को ड्रग्स की बहुत ही हेवी डोज दी थी। पायल के ऊपर से ड्रग्स के असर को खत्म करने की कोशिश में खुद
वो बुरी तरह थक गया था और पूरी रात जागता रहा था, मगर उसे सोनल की भी फिक्र हो रही थी, सो उसे नींद भी नहीं आई। उसने आधी रात को ही सोनल को 2 बार कॉल किया, मगर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स उसे अब तक नहीं मिला था। जब उसे सिद्धार्थ की धमकी याद आई तो उसकी टेंशन और बढ़ गई। जिस हद तक गुस्से में सिद्धार्थ ने उसे वार्न किया था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि सोनल के साथ जरूर कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। वैसे भी पायल सोनल को कभी पसंद नहीं करती थी, ये तो नमम अपनी आंखों से देख चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने इस बार ऐसा क्या कर दिया था जिससे सिद्धार्थ अपने गुस्से की सारी हदें पार करने पर मजबूर हो गया था। नमम ने पिछली पूरी रात फोन को देखते हुए ही बिता दी थी। सुबह उसने फिर से सोनल को कॉल किया। इनफैक्ट पूरे दिन उसने कई बार सोनल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। शाम होते होते उसके फोन की बैटरी डेड हो गई। होटल के जिस रूम में वो पायल के साथ ठहरा हुआ था, उसका लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा था। सो अब उसके पास सोनल से कांटेक्ट करने का कोई जरिया भी नहीं बचा था। हारकर वो पायल के होश में आने का इंतजार करने लगा, ताकि सीधे सीधे उसी से पूछ सके कि आखिर कल रात हुआ क्या था। वक्त काटने के लिए उसने टीवी ऑन किया, मगर वहां चल रही ब्रेकिंग न्यूज देखकर वो एकदम से शॉक रह गया था। न्यूज चैनल्स लगातार रजत सभरवाल के अरेस्ट होने की खबर चला रहे थे। उसे देखकर उसे अब कुछ अंदाजा होने लगा था कि कल रात क्या हुआ होगा। सच में ऐसा ही है ना? कोई और बात तो नहीं है ना? नमम ने बहुत ही शांत आवाज में उससे ये सवाल किया था, मगर उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ झलक रही थी। और क्या बात हो सकती है? पायल ने भी उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहा। नमम से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने परेशानी से अपने फोरहेड को उंगलियों से मसलते हुए पूछा, ओके, रजत सभरवाल के साथ क्या हुआ ये तो तुम्हें पता ही होगा। नमम का सवाल सुनकर अब पायल का दिल जोरों से धड़कने लगा था, मगर अपनी बेस्ट एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए उसने कंफ्यूज होने का नाटक किया। क्या हुआ रजत सभरवाल के साथ? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। क्या हुआ उसके साथ? नमम अब बुरी तरह उकता चुका था। उसने सिगरेट को एशट्रे में रगड़ कर बुझा दिया और पायल की तरफ मुड़ते हुए थोड़ी सख्त लहजे में बोला, प्लीज पायल, डोंट एक्ट लाइक यू डोंट नो एनीथिंग। नलिनी आंटी ने 2 दिन पहले ही हमारे सामने मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन का जिक्र किया था, और साथ ही मुझे उस कंडीशन के बारे में भी बताया था जो रजत सभरवाल ने मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को लोन देने के बदले में मेहता अंकल के सामने रखी थी। सो मैं पहले से सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। नमम वो मैं पायल अब स्पीचलेस थी, सो उसकी जुबान बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। पायल, मैंने तुम्हें एक बार नहीं बार समझाया है कि रजत सभरवाल जैसे लोगों के साथ रिलेशंस रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे इतना भी अपने सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए कि खुद तुम्हारी गर्दन उस रिश्ते के बोझ के नीचे दबने लग जाए। आखिर क्यों तुम सब पर मेरे इतने समझाने का भी कोई असर नहीं होता? उसका अंजाम कल रात देख लिया ना तुमने। आर यू हैप्पी नाउ? नमम ने अब एकदम से झल्लाते हुए कहा। हाँ खुश हूं मैं। पायल ने भी गुस्से में भरकर जवाब दिया। तुम्हें दिखता नहीं है सब कुछ खोने के बाद भी उस सोनल ने कैसे हर तरीके से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अगर सिद्धार्थ रॉय कपूर को उस 2 कौड़ी की लड़की में कोई इंटरेस्ट भी है ना, तो अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक तो उसे भी पता चल गया होगा कि होटल के रूम में केवल रजत सभरवाल ही नहीं था, बल्कि सोनल भी मौजूद थी। और अगर मैं सही हूँ तो उसने रजत सभरवाल को सोनल के साथ वो सब कुछ करते हुए अपनी आंखों से देख भी लिया होगा, और इतना सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता वो उसके जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की शक्ल भी देखना चाहेगा। सो हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। पायल ने जानबूझकर ये सब कुछ नमम के सामने कहा था। बेसिकली वो एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहती थी, और उसके मुताबिक वो इसमें सक्सेसफुल भी हो चुकी थी। भले ही उसके लिए उसे खुद बहुत भारी कीमत पिछली रात चुकानी पड़ी थी, मगर पायल के हिसाब से सोनल को सिद्धार्थ और नमम दोनों से दूर करने के एवज में ये कीमत बहुत ही कम थी। अब सिद्धार्थ उसे अपने घर से फेंक कर बाहर निकाल देगा और दोबारा उसे कभी सपोर्ट नहीं करेगा, और नमम ये जानकर कि सोनल ने रजत सभरवाल जैसे आदमी के साथ रात बिताई है, अब उसका भी सोनल में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। मन ही मन अपने दिमाग की तारीफ करते हुए अब पायल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। फाइनली उसने अपने रास्ते के सारे कांटे एक साथ ही उखाड़ कर फेंक दिए थे। पायल, तुम्हें हो क्या गया है? नमम ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही पायल है जिससे उसने प्यार किया था। What's wrong with me? Never mind. नमम ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं एक बार तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, सिद्धार्थ से उलझना बंद कर दो। अब तक तो तुम भी समझ चुकी हो कि वो आदमी एकदम सनकी है। उससे उलझने का अंजाम कैसा हो सकता है ये तुमने कल रात खुद महसूस कर लिया होगा। अगर वो सीरियसली तुमसे बदला लेने पर उतर आया ना, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और जहां तक सोनल की बात है, तो वो आज भी तुम्हारी बहन है। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम नमम? अभी नमम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पायल गुस्से से भरकर चिल्लाई, उस सिद्धार्थ रॉय कपूर ने मुझे इतना परेशान किया, तड़पाया, धमकाया, और तुम अब भी सोनल की साइड ले रहे हो? मुझसे ज्यादा, अपनी होने वाली बीवी से ज्यादा तुम्हें उस लड़की की परवाह है? पायल, मुझसे बेहतर तुम्हें पता होगा कि कल रात सोनल के साथ क्या हुआ होगा, सो प्लीज ओवर रिएक्ट करना बंद कर दो। अगर गलत तुम्हारे साथ हुआ है तो उसके साथ भी गलत हुआ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं तुम्हें बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। यू आर लाइक अ स्ट्रेंजर नाउ। नमम ने एकदम से हताश होते हुए कहा। स्ट्रेंजर? पायल ने उसे टॉन्ट मारने वाले अंदाज में एक स्माइल देते हुए कहा, कल रात जब तुम मेरे साथ बेड शेयर कर रहे थे तब तो मैं तुम्हें स्ट्रेंजर नहीं लगी, अब अचानक क्या हो गया है तुम्हें? चलो कल रात की बात छोड़ भी दो, क्या सोनल को धोखा देने वाली मैं अकेली थी? नमम, तुम भी बराबर के हिस्सेदार थे, और मुझसे ज्यादा बड़ा धोखा तो तुमने उसे दिया था। मैं तो हमेशा से ऐसी थी नमम, तो बेसिकली तुम बदल गए हो, मैं नहीं। नमम को उसकी बातों से तकलीफ तो बहुत हो रही थी, मगर फिर भी उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, मैंने कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब मेरी मजबूरी थी पायल। मैं चाहता तो तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर जा सकता था, मगर तुम अब कोई कॉमन पर्सनालिटी नहीं रह गई हो। यू आर अ पब्लिक
बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मगर नमन ने उसे हाथ से चुप रहने का इशारा करते हुए आगे कहा, कल रात रचित सभरवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, फिलहाल सारे चैनल्स उसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह शो कर रहे हैं। बेड के साथ वाले टेबल पर तुम्हारा बैग और फोन रखा है। चाहो तो अपनी आंखों से रचित सभरवाल की हालत देख सकती हो। शायद उसके बाद तुम सही डिसीजन ले पाओगे तुम्हें आगे से सिद्धार्थ रॉय कपूर से उलझने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। कहते हुए नमन ने एक पल को रुककर पायल की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, एनीवेज, मुझे तुम्हें जो समझाना था मैंने समझा दिया। मेरी बातें मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी है।